हेलो। गुड इवनिंग। क्या खबर है गुड आज? इवनिंग सर। इवनिंग सर। आज बहुत गुड इवनिंग। खुश करने वाली झटका लग या गया। दुखी करने वाली, झटका लग गया। झटका देने वाली खबर झटका लग गया सर, इतना मेहनत कर रहे है। थे। एकदम से झटका है, 3 दिन बचे थे। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये जो हमारा एग्जाम है ये ठीक निकलने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा था वो मुझे। कंडक्ट हो ही जाता सर, 3 दिन बचा है जैसे। अचानक से हुआ ना। संभावित तो नहीं था हाँ कैंसिल होना। हाँ, ये होना ही था, पता बिल्कुल भी नहीं। एक सेकंड नहीं। देहरादून, वो सॉरी, दिल्ली में जो उसकी वजह से जो है वो हो गया। मैडम ने भी तो कह दिया था ना सर पहले ही। क्या? कह नहीं रही थी वो उस दिन एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है क्या सर? नहीं, अब हो तो सकता था, हो सकने में तो कोई मना है ही नहीं, बिल्कुल। इतने दिन ठीक पहले है। लग नहीं रहा था 3 दिन में हो जाएगा। मैं एक बात बताऊं, अगर यही न्यूज़ 10 दिन पहले आती ना तो आपके लिए और नुकसान होता, तो क्योंकि जो भी दस पढ़ाई दिन नहीं में होता थोड़ा इतना बहुत, जो हो गया। हाँ बिल्कुल नहीं होती पढ़ाई। ठीक है। और जहां तक बात है पोस्टपोन होने की, तो वो तो मजबूरी है। देखिए, अभी पिछले 5 दिनों में जो कोरोना के केसेस हैं 1 लाख से पार आ गए। मतलब जहाँ 20,000 थे वहाँ 1 लाख हो गए पर डे। तो कंसर्न तो है ही, और सबसे ज्यादा बैंकर ही अफेक्टेड है। लेकिन ये था कि बैंकर लोग ये कह सकते थे कि भाई हम तो बहुत जो है डेली ये सब देखते ऑनलाइन। रहते हैं, हमें तो एग्जाम देने दो, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। और ये सिलसिला लगभग हमारा मैनेजर। 3 टर्म से हो रहा है। ये हमारा तीसरा टर्म है जब कोरोना की वजह से एग्जाम थोड़ा सा डिले हो रहा है। और ये अगर डिले ना किया होता जनवरी फरवरी, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम हो चुका होता अब तक ना, जो नवंबर दिसंबर में होता था। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं। और मैंने एक छोटा सा वीडियो भी आज डाला हुआ है, और उस वीडियो में ये बोला है कि थर्ड पेपर हमारा जो मंडे से स्टार्ट होना था, वो थर्ड पेपर पे फोकस हमारा अभी स्टार्ट हो गया है। और अगर चलो परिस्थितियां ये ठीक तो बड़ा रही क्लास हो गया। मैं पढ़ाई तो करता हूँ, तुम दोनों सब खाओ पियो और कराटा मार के सूतो। खाओ पियो खराटे मार के सो। सही बात, मैं भी यही कहता हूँ, मैं भी यही कहता हूँ। अब मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देती होगी। चलो, कोई बात नहीं यार, क्या करें, सब मजबूरी है। तो हम ये कह रहे थे कि अब हम जेआईबी थर्ड पेपर पर फोकस कर रहे हैं। हमारा जेआईबी का एग्जाम होना है, नहीं भी होता है तो हम पहली बात तो हम फोकस रखेंगे जब तक कि पोस्टपोनमेंट नहीं आता। पोस्टपोनमेंट नहीं आता, आप लोगों को भी ढिलाई बिल्कुल नहीं रखनी। हाँ, फर्स्ट सेकंड के लिए आप बिल्कुल फ्री हो गए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए बिल्कुल फ्री हो गए। और थर्ड पेपर अगर कंडक्ट होता है तो अब आपका टारगेट थर्ड पेपर में 60+ होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो फर्स्ट सेकंड होगा, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अगर इन्होंने एग्जाम शुरू कर दिए, ठीक है, तो हो सकता है कि जेआईबी के बाद इमीडिएटली क्या होगा, सॉरी जे सीआईबी के बाद इमीडिएटली फर्स्ट सेकंड पेपर हो सकते हैं। कंटिन्यूअस 2 डे में भी हो सकते हैं, 2 संडे में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये देखने के ऊपर बात है कि क्या ऐसा सोचती है अभी है। और अदरवाइज जिन लोगों के प्रमोशनल एग्जाम ड्यू हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके प्रमोशन एग्जाम भी ड्यू हैं, तो जिनके प्रमोशन एग्जाम ड्यू हैं तो उनके लिए तो ये स्टडी काफी बेनिफिटेड रहेगी रहेगी। और कई लोगों के शायद एग्जाम है भी ना। जी सर है। हाँ, कई लोगों के एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपकी डेली बैंकिंग में या किसी भी तरह आपको इसको बेनिफिट उठाना है। ठीक है। तो शुरू करें फिर नया टॉपिक। हमारा आज जो टॉपिक होना है वो टॉपिक है तो पीपीबी का, है किसका वो, पीपीबी का। लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने बोला था कि ये टॉपिक जो 2 टॉपिक, एक कल हमने जो कराया था डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग, और जो आज हम करा रहे हैं, ये दोनों टॉपिक मैंने बोला था आपके कहाँ कनेक्ट होते हैं। एलआरएबी में।
LRAB में प्योरली कनेक्ट होते हैं, प्योरली। बस यहाँ हम चीजें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं, प्रैक्टिकल और प्रिंसिपल से देख रहे हैं। वहां पर इन टॉपिक्स को हम देखते हैं जो वो लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट उस तरह से करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पीपीबी का जो टॉपिक है, जितने भी हमने चार्जेस सिक्योरिटी पढ़ी थी, अब टाइप ऑफ सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग उन चार्जेस के बारे में, उन जो भी सिक्योरिटी होती हैं उनके प्लस माइनस, और या हम ऐसा कहें कि टाइप ऑफ कोलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हम कोलेटरल सिक्योरिटी लेते हैं उन कोलेटरल सिक्योरिटी की उनके कितने टाइप होते हैं और क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये जेआईबी पीपीबी का टॉपिक है। प्रमोशन के साथ साथ एलआरएबी में भी यूजफुल है। तो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये टॉपिक आ चुका है और ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। बहुत सी ऐसी चीजें हम बताएंगे जो आपको बेनिफिटेड करेंगी और यूज होंगी। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो आज न्यूज आई है 8 और 9 पेपर वाली, उस न्यूज से इसका सारा कंसर्न हटा दीजिए और अपनी स्टडी को एटलीस्ट फॉर थर्ड पेपर कंटिन्यू रखिए। थर्ड पेपर आपका डिसाइड करेगा कि इस बार जेआईबी आपका होना है या नहीं होना है, ठीक है। सर वॉइस नहीं सर, वॉइस आ रही है सर, आ रही है आवाज? वॉइस आ रही है, मैंने लगा रखा है, मुझे पता है कि आ रही है। तो टाइप ऑफ कोलेट्रल्स, तो कोलेट्रल्स क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको ये सब कुछ मालूम होना चाहिए अब कि सिक्योरिटी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड कोलेट्रल। प्राइमरी एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी थी। तो यहाँ पर जो कोलेट्रल सिक्योरिटी है उनकी बात कर रहे हैं। तो आपको खुद ही देखे लग जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, एडवांस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस, एडवांस अगेंस्ट शेयर, लोन अगेंस्ट बुक डेट, लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट, सप्लाई बिल। इतनी सिक्योरिटीज के बारे में यहाँ बात करी है, इतनी टाइप की कोलेटरल और सिक्योरिटी की बात करें। तो सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग की बात करते हैं। लैंड और बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स और गलती और फ्रॉड फोर्जरी भी इन्हीं लैंड और बिल्डिंग की सिक्योरिटीज में होता है, ठीक है। तो पहले लैंड और बिल्डिंग की बात करें तो अगर हम बात करते हैं रिकवरी की बात, तो पहली बात तो है ये जो सिक्योरिटी है वो कैसी है, नॉट सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर, यानी इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। अगर हम एफडीआर की बात करें, एनएससी की बात करें, उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाती है, लेकिन इनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। और बैंक जब उनको सेल करना चाहता है रिकवरी करने के लिए, अपने एडवांस की रिकवरी करने के लिए, तो वो जो है एक लीगल प्रोसेस से थ्रू होता है, एक लीगल प्रोसेस से ही कर पाता है। और बैंक जो है इसके सिविल कोर्ट में सूट फाइल करते हैं, ठीक है। और अगर आपका अमाउंट कितने लाख से, यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें कुछ करेक्शन करना चाहेगा कोई करेक्शन करना चाहेगा इसमें? DRT 20 लाख। 20 लाख। हाँ, ये अब 20 लाख हो गया। और इसमें जो है 20 लाख में भी ये देखना है कि आपने सुना होगा, नहीं अभी तो 10 ही लाख तक ले रहे हैं केस, सुना है कभी किसी ने डीआरटी से? अभी सुना है कि अभी भी 10 लाख तक ही केस जा रहे हैं? चलो हम बता, क्रेडिट कार्ड देखिए एज पर लॉ अमेंडमेंट हो गया है, लॉ में अमेंडमेंट हो चुका है कि डीआरटी में अब जो केस जाएंगे वो कितने 20 लाख एंड अबव जाएंगे, ठीक है। 20 लाख एंड अबव जाएंगे डीआरटी में जो केस जाएंगे, वो यहाँ पर 10 लिखा है, लेकिन आप इस 10 को कितना कर लेंगे 20 लाख एंड अबव जाएंगे। लेकिन क्या है, कहीं जयपुर हाई कोर्ट में कहीं स्टे ले लिया किसी ने, उस स्टे के अकॉर्डिंग अभी 10 लाख तक ही केस लिए जा रहे हैं, लेकिन कानून बन चुका है। आपका आंसर जब आएगा तो 20 आएगा, ठीक है। हाउएवर अंडर, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर हम सरफेसी में चले जाते हैं, और सरफेसी में जब जाते हैं तो हमें किसी भी कोर्ट की जरूरत नहीं होती है, और हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी को कब्जे में लेके सेल कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ राइट ऑफ सेल विदाउट अ कोर्ट इंटरवेंशन, तो वो जो हमारा सरफेसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी हैज गेन इंपॉर्टेंस, क्यों?
क्योंकि लैंड और बिल्डिंग में अधिकतर जो केस लगते हैं वो सरफेसी एक्ट वाले ही लगते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज मॉर्गेज। और लैंड एंड बिल्डिंग में जो चार्ज क्रिएट होता है वो मॉर्गेज होता है। कल भी हमने इसके बारे में काफी बात की थी। मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आइदर प्राइमरी और कोलेटरल क्या सिक्योरिटी। बिल्लू घूम रहा है? अब यहाँ पर एक बात सुनिए कि मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी है वो प्राइमरी कब हो सकती है और सेकेंडरी कब हो सकती है? बोलिए। प्राइमरी तब होती है जब हम लोग उसको फंडिंग करते हैं। फंडिंग करी हमने और उसने बाई करी प्रॉपर्टी। होम लोन के केस में सर, नहीं, प्लॉट परचेज सर में भी तो हो सकता है। होम लोन के केस में नहीं, सिर्फ प्लॉट परचेज स्कीम में भी तो हो सकता है। आपके हाँ, कई परचेज बैंकों में करने के प्लॉट लिए। परचेज स्कीम है ना। हाँ, परचेज करने के लिए वो लिया, उस हाँ। समय प्राइमरी होगी। हाँ, प्लॉट परचेज करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। होम सर लोन होम लोन में भी में हो तो सकता है हाँ हो सकता है बिल्कुल। एक्चुअली होम लोन में कैसे एक्चुअली होगा सुनो, जहां पर प्रोजेक्ट आपका लैंड प्लस बिल्डिंग का होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा प्राइमरी कि क्या होता है? हाँ, प्राइमरी किस कंडीशन में होगा और कोलेटरल किस कंडीशन में? अगर आपका प्लॉट पहले से है, ठीक है, प्लॉट पहले से आपके पास है और आप होम लोन लेने जा रहे हैं, उस कंडीशन में जो आपका प्लॉट है वो कोलेटरल होगा। वो आपका प्लॉट क्या होगा? कोलेटरल होगा। लेकिन जब आप लैंड भी प्रोजेक्ट में है आपके, सपोज कीजिए 20 लाख का लैंड है और 60 लाख का कंस्ट्रक्शन है, तो प्रोजेक्ट कितने का हो गया? 80 लाख। 80 का। लेकिन आपने फाइनेंस कराया उसमें 55 लाख। कितना कराया? 55। तो 55 लाख जो आपने फाइनेंस कराया उसमें से 12 लाख तो कराया आपके रिस्क के लिए, ठीक है, और 43 कराया कंस्ट्रक्शन के लिए। इस केस में आपका लैंड भी प्राइमरी सिक्योरिटी होगा और हाउस भी प्राइमरी सिक्योरिटी होगा। ये अंडरस्टूड हो रही है, बात नहीं हो रही? यस सर। यस सर। सिंपल सी बात है, जो सिक्योरिटी आपके एडवांसेस के फंड से क्रिएट हो रही है वो सिक्योरिटी प्राइमरी लेवल पे आ जाती है। और जब सिक्योरिटी आपकी पहले से अवेलेबल है उसको हम कोलेटरल बोलते हैं, ठीक है। If any advance is granted against the primary security of immovable property, the purpose of which such advance is sanctioned to be made very clear. If it is sanctioned for working capital, follow-up of review renewal process as applicable working capital should be followed. तो अगर वर्किंग कैपिटल का मामला है तो आपको क्या करना है? फॉलो करना है, उसका जो स्टेटमेंट है, रिन्यूअल है, ये सारा प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। If any overdraft against the deeds is sanctioned, it is desirable to fix realistic payment program as in the case of the it is desirable for fix a realistic payment program. तो अगर वो बोलता है ओवरड्राफ्ट लेते हैं आप इसी जमीन के कागज के ऊपर, तो उसमें कहता है कि उसके अगेंस्ट में हमें क्या करना चाहिए? एक रिपेमेंट प्रोग्राम रख लेना चाहिए, क्योंकि जो आपकी बिल्डिंग है उसकी भी एक एज होती है, ठीक है। एग्जाम, अब टाइटल डीड तो आपको पता लग गया कि जो भी टाइटल का मतलब होता है मालिक होना, ठीक है। प्रॉपर्टी का मालिक होना कैसे चेक किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ये जो लेक्चर चल रहा है हमारा, कई उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड होने वाला जिन्होंने कभी एडवांस में काम नहीं किया। एडवांसेस में अगर आपने काम नहीं किया है तो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड हो सकती है ये सारी जानकारियां, ठीक है। Before any movable property is accepted as security, title of the borrower should be examined by the bank lord. तो टाइटल कि क्या वास्तव में इसका मालिक यही है या है, इसको हिंदी में बोलते हैं हक है या नहीं है इसका, ठीक है। पर्सन इज whose name property stand has a good, ये बात सुनना, good, valid, subsisting and marketable title। तो क्वेश्चन आएगा
कि टाइटल में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो गुड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, सबसिस्टिंग होना चाहिए और मार्केटेबल होना चाहिए। ठीक है। दैट द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लिटिगेशन और अटैचमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट और स्टडी। तो कहीं पर भी उसका कोई कोर्ट का लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, कहीं वो अटैच नहीं होना चाहिए और कोई भी चार्ज उसमें नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स सर टू बी इसमें कॉल्ड, सबसिस्टिंग का मतलब क्या होता है? कहाँ पर? सबसिस्टिंग है ना, वैलिड सबसिस्टिंग। सबसिस्टिंग मींस क्या सर? स्टैंड है, प्रॉपर्टी स्टैंड्स हैज ए गुड, वैलिड, सबसिस्टिंग एंड मार्केटेबल टाइटल। सबसिस्ट, रुको मैं इसका वर्ड मीनिंग देख के बताता हूँ, एक मिनट रुको। किसी को वैसे पता है सबसिस्ट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग जीवन निर्वाह लिखा हुआ है। सबसिस्टिंग का मतलब जीवन निर्वाह। अब यहां पर देखो, सुनो, यहां पर एक सबसिस्टेंस अलाउंस किसी ने सुना है? सबसिस्टेंस अलाउंस सुना है? जब नहीं सुना। बैंक या कोई भी ऑफिस किसी को सस्पेंड करता है ना, तो उसको कुछ सैलरी देता है, हाफ सैलरी। सुना है आपने कभी? हाँ सर। तो जो ये हाफ सैलरी देता है, ये हाफ सैलरी को ही बोलते हैं सबसिस्टेंस अलाउंस। ठीक है। तो यहां पर बोला टू ascertain that the person in whose name the property stand has a good, valid, subsisting and marketable title। तो सबसिस्टिंग का मतलब यहाँ पे लिंक नहीं हो पा रहा है। किसी को समझ में आ रहा तो आप बोल सकते हैं ओपन में। मतलब उससे जीवन मतलब कुछ पैसा निकल सकता है, जीवन यापन रहने लायक हो वो प्रॉपर्टी, वो ऐसा हाँ। रहने लायक या फिर सर पैसा दे सकती है वो प्रॉपर्टी। गुड, वैलिड, पैसा दे सकती है, वो तो शायद मार्केटेबल में आ गया। मार्केटेबल का मतलब बिक गुड सकती है। ठीक है, वैलिड ठीक है। जीवन यापन के लिए ना, जीवन यापन ये भी हो सकता है ना। या ऐसा कह सकते हैं उसका कोई रिलेशन होना चाहिए जीवन से, मतलब ऐसा कुछ शायद, मतलब लाइफ से कोई रिलेशन होना चाहिए उसका, उस प्रॉपर्टी का। नहीं सर, मुझे सपोज कोई प्रॉपर्टी वो जंगल में हो, उसका क्या उसका कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं, वो रेंट दे रही है शायद वो उसको, जिसकी हाँ, प्रॉपर्टी मतलब है। कुछ आपकी ऐसी इनकम दे रही है जिससे आपके जीवन में इफेक्ट। इसका मेरा एग्जांपल अभी एकदम दिमाग में आया। अगर कोई ताजमहल को गिरवी रख के लोन लेना चाहे, ताजमहल को, पर ताजमहल तो सबसिस्टेंस बहुत दे देगा। जैसे अभी नहीं इन्होंने सर, बताया कि वो कहाँ जंगल से में कहीं होगा? है, बहुत हिल्स पे एक जगह है जहां कोई पहुंच नहीं पाता, लेकिन आप उसके मालिक हैं। ठीक है। तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। तो अब हमने इस वर्ड को इतनी चर्चा कर ली कि किसी को नहीं भूलेगा एग्जाम में, है? मीनिंग और दिखा रहा है नहीं बोलेगा। चलो, किसी को नहीं भूलेगा और मेरे को कि कहीं सर और क्लियर होगा तो मैं बताऊंगा। चलो। सर इसमें एक तो मीनिंग और दिखा रहा है। हाँ, क्या? इसका मतलब दिखा रहा है कायम होना, यानी उसका प्रॉपर में है वो प्रॉपर्टी, कायम होना दिखा रहा है। अच्छा, सबसिस्ट करना है? मतलब मौके पे उपलब्ध हो। एग्जिस्टेंस, हाँ, हो मतलब एग्जिस्टेंस। होना। एग्जिस्टेंस होना। नहीं, मैं बताऊं कायम क्या है, होना सुनो। मतलब एग्जिस्टेंस होता है। मैं समझ गया अब क्या है। एग्जिस्ट होना तो ठीक है, पता लगा कोई आपकी लैंड ऐसी है, हिल पे लैंड है, और वहां से वो पत्थर गिर गिर के कुछ दिनों बाद वो लैंड क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तो वो ऐसी नहीं रहनी चाहिए, वो जिंदा सा रहनी चाहिए, ऐसा कुछ होगा अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी कॉल्ड फॉर फ्रॉम द मॉर्गेजर। तो मॉर्गेजर कौन है? मॉर्गेजर कौन है? आमतौर पर कौन है मॉर्गेजर? बोरोवर। बोरोवर के अलावा गारंटर भी मॉर्गेजर हो सकता है। जो गारंटर होता है वो भी क्या हो सकता है? मॉर्गेजर। ठीक है। ऑल मटेरियल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लाइक द सेल डीड
गिफ्ट डीड, विल, पार्टीशन डीड, कन्वेइंग द टाइटल। कन्वेइंग का मतलब है कि उसको पढ़ने से ऐसा लगना चाहिए कि ये आपकी है या उसकी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, टाइटल का डॉक्यूमेंट लेना है, और वो डॉक्यूमेंट चाहे सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, विल हो, पार्टीशन डीड हो, और वो बता रही होगी कि आप इसके मालिक हैं। ठीक है, पेरेंट डॉक्यूमेंट, तो पेरेंट डॉक्यूमेंट में हमने ये चर्चा करी थी, क्या करी थी, एक जगह चर्चा आई थी ना, एक क्लास में चर्चा आई थी, हाउसिंग लोन लेने के लिए कितने साल का मांगते हैं पीछे, 30 years 30 ईयर का। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, अब इनकम्बरेंस के साथ एक वर्ड लगा रहता है, क्या, report. नॉन। नॉन इनकम्बरेंस। तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है कि वो नॉन इनकम्बरेंस हो, समझे, नॉर्मली फॉर 13 ईयर। अब 13 मैंने years। आपको ये भी बताया था कि इसको बोलते क्या है, 13 ईयर वाले को, चेन। उसको बोलते हैं 12 साला, सुना, नहीं, Search report. हमारे इधर तो ऐसा नहीं है सर। अरे 13 years की कई जगह चेन बोलते हैं बोलते स्टेट हैं। में, चेन उसे बोलते हैं 12 साला, 12 चेन- साल का, चेन ऑफ लेकिन वो टाइटल होता डीड। 13 साल का है। ठीक है, 13 साल इसलिए होता है कि उसमें पार्शियल जो ईयर का पार्ट है वो हट के भी पूरे 12 साल मिल जाए आपको, इसलिए 13 साल बोल देते हैं। ठीक है, तो इफ एनी इनकम्बरेंस सबसिस्ट ऑन द प्रॉपर्टी, तो यहां पर भी वही सबसिस्ट आ गया, यानी कोई उसमें दिखाई देता है, एग्जिस्ट करता है। इट इज एडवाइजेबल टू अप्लाई फॉर ए इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी थ्रू द बैंक्स एडवोकेट सो एज टू बी अवॉइड मैनिपुलेशन। तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लिया जाता है कि ये चेक करने के लिए कहीं पर पहले से वो तो नहीं है। टैक्स रिसीट ली जाती है हाउस की, इसको ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इनकम्बरेंस को? क्योंकि इनकम्बरेंस यस, अदर अदर स्टेट में सर है ये, उसका अलग अलग कुछ है नाम उसका। नहीं नहीं नहीं, एनईसी तो पूरे इंडिया में एनईसी बोलते हैं। हाँ, एनईसी एन- होता है सर। एनएससी हाँ। की नहीं कर रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि इनकम्बरेंस को अलग अलग स्टेट में कुछ अलग अलग नाम से भी जानते हैं इसको। वैसे शायद इसको रहन बोलते हैं। नहीं सर, इसी बोलते हैं वैसे तो सर, हैं? और वो एलएसआर के साथ ये- निकलवाते हैं ना, इसी बोलते हैं। ईसी बोलते हैं, कहीं कहीं स्टेट में ईसी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट समझते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्टेट में इनकम्बरेंस नहीं समझते हैं। और इनकम्बरेंस का ऑनलाइन पोर्टल है कहीं कहीं स्टेट में, वो तो इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी किसी स्टेट में नहीं निकलता है सर, कुछ समझते भी नहीं है इनकम्बरेंस बोलते हैं तो। चेन ऑफ टाइटल डीड भी बोलते हैं। नहीं, चेन ऑफ टाइटल डीड तो ये है बताया जो पेरेंट डॉक्यूमेंट बी वाला पॉइंट है। एनईसी तो हाँ दिखता है सर, हमारे यहाँ भी तो आता है, पता नहीं दूसरे स्टेट का चलो, नहीं बता सकते। नहीं वो यही होता है, एनईसी जो होता है यही होता है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं किसी और स्टेट में कुछ बोलते हो तो आप या तो हम शेयर करें कि क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं तो अपने स्टेट और आसपास के स्टेट का बता सकता हूँ ना। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे देखिए। इफ द प्रॉपर्टी ऑफर इज स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ माइनर, परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू इनकम्बर द प्रॉपर्टी। इनकम्बर का मतलब है किसी और को ऑथोराइज कर देना। ठीक है, सच सुधीर सर्च रिपोर्ट इफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोई कंपनी की जब भी कोई मॉर्गेज कराना चाहता है उसकी लैंड को, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ मिलती है, बोलिए। सर आरओसी में सर। बिल्कुल आरओसी में, क्योंकि जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है ना, किसी कंपनी को जब हम हाउसिंग लोन या हाउस पे लोन देते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आरओसी में कराना पड़ता है उसका। ठीक है, इन ऑर्डर टू एसरटेन एनी चार्ज इज सबसिस्टिंग ऑन द प्रॉपर्टी। यहाँ सबसिस्टिंग का मतलब यह है चल रहा हो,
सबसिस्ट कर रहा हो, आज की तारीख में जिंदा हो, ठीक है। नॉर्मली बैंक्स टेक एन ओपिनियन फ्रॉम देयर पैनल एडवोकेट regarding clear, good, marketable title for the proposed mortgager over the property. The advocates should see that document produced are genuine, not in fake. The advocate opinion should be clear and unconditional, should certify the valid. अब इसमें एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, हाउसिंग लोन जब भी करें तो सर्च रिपोर्ट जो है जरूर देखें। उसका रीजन ये है, कई बार वकील बहुत चालाकी कर जाते हैं, वो इस लाइन को बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं। वो सब कुछ रिपोर्ट लगाएंगे, 10 पन्नों की रिपोर्ट बनाएंगे, लेकिन जहां पे लिखना होता है कि बैंक इसका इक्विटेबल मॉर्गेज कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको गोलमाल लिख देते हैं। तो उस लाइन को जरूर पढ़िएगा। वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन जो प्रॉपर्टी होती है वो किन बातों पे डिपेंड करती है कि कैसा कंस्ट्रक्शन है, वो टाइटल जो है फ्री होल्ड है और लीज होल्ड है। इसको समझिए, फ्री होल्ड का मतलब है आपके पास 100% राइट आ गए, आप उसे फर्दर सेल कर सकते हैं। लीज होल्ड का मतलब है आपके पास पहले से वो प्रॉपर्टी कैसी है, लीज्ड है। पर ये लीज कई बार क्या होता है, कितने ईयर्स की, 99 ईयर्स की। पहले जो आवास विकास परिषद होता था, आवास विकास जो भी आपको हाउस की जगह देता था वो जगह लीज पर होती थी। मींस आपको कुछ ईयर बाद आपका टाइटल मिलता था उसको, लेकिन आजकल जो है सब फ्री होल्ड चल रहा है। एज ऑफ द बिल्डिंग, कितना उससे रेंट आता है, कितना टैक्स पेमेंट करते हैं, और किस एरिया में बिल्डिंग है, वैल्यू क्या है उस जगह पर बिल्डिंग है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है और लोकेशन क्या है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी को ये करते हैं कि उसकी जब आप डॉक्यूमेंट लेंगे, सब कुछ लेंगे, तो ये चीजें भी ध्यान में रखें वैल्यूएशन के लिए। फ्री होल्ड का मतलब क्या हुआ? लीज होल्ड का मतलब है एक तरह से कि आपने वो प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है। तो लीज होल्ड का भी तो वही मतलब हुआ ना? नहीं, लीज होल्ड का ही तो नहीं बता रहा सर, हूँ। ये फ्री होल्ड का मतलब फ्री पूछ रहे होल्ड हैं। मैंने पूछा। अच्छा, आप फ्री होल्ड का पूछ रहे हैं। फ्री होल्ड का मतलब जिसमें लीज होल्ड ना हो। लेकिन तो वो 100% ऑनरशिप रहेगा फॉर मतलब सर नहीं समझी। जिसमें लीज ना हो तो वो तो अपना free हो hold। गया ना फिर। हाँ, तो वही तो फ्री होल्ड हुआ। मैं बता देता हूँ, सुनो। आप आज की तारीख में कोई भी प्लॉट लेते हैं और वो प्लॉट लेने के बाद आपको रजिस्ट्री होके पूरे कागज आपके पास आ जाते हैं और आप उसे फिर फर्दर सेल कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग उसमें बेचने वाले का कोई राइट नहीं होता उसके बाद, ठीक है। अब आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टी का एग्जांपल देता हूँ, बहुत सॉलिड एग्जांपल। आपने ये सुना है? नहीं सुना? सुना है सर। स्टेट इंडस्ट्रियल सिडकुल एक ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर इंडस्ट्री सेटअप करता है स्टेट। इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं ना कुछ, उसको जो है सिडकुल बोलते हैं। या सब छोड़ दो, आपके स्टेट में कहीं पर भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाने के लिए डेवलप करती है तो वहां की जो लैंड होती है ना, वो फ्री होल्ड नहीं होती है, वो लीज होल्ड होती है। वो लीज होल्ड होती है कि भाई 99 ईयर्स तक, 199 ईयर्स तक, उसके बाद गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी आपसे ले सकती है। और उसके रेट क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, नॉमिनल से होते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है वहां आपको इंडस्ट्री लगानी होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टियां अधिकतर लीज होल्ड में, क्योंकि अगर आप रियल प्राइस में उसे खरीदना चाहेंगे ना तो आप इंडस्ट्री का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उतने पैसे नहीं लगा पाएंगे आप। 500 करोड़ रुपए नहीं लगा पाएंगे उस प्रॉपर्टी के, ठीक है। इफ द लैंड इज लीज होल्ड, इट इज नेसेसरी टू ascertain whether the term of the lease permit borrower to assign or transfer by way of mortgage। तो अगर प्रॉपर्टी लीज होल्ड है तो उसमें ये वाला क्लॉज होना चाहिए कि आप उसको बैंक में मॉर्गेज कर सकते हैं। द लीज होल्ड राइट इन द लैंड
it must be ensured that the repayment of the loan by the borrower does not extend beyond the period of the lease. देखो वो मैंने बोला ना बार बार, मैं 99 ईयर बोल रहा हूँ. अगर उसके 99 ईयर का टाइम सपोज कीजिए 2033 में आ रहा है, तो आप लोन जो है इससे बियॉन्ड में नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसके पास वापस चली जाएगी जिससे उसने लीज में ले रखी है. It is advisable to apply an encumbrance certificate for the property through the bank's advocate. The bank must inspect the property offered as security to ensure existence and must also make inquiry through the independent source to satisfy the ownership of the property. तो उन्होंने कहा लॉयर की रिपोर्ट और इंक्वायरी करनी. तो ये सारी बातें थी हमारी लैंड और बिल्डिंग की. अब आ गई अगली सिक्योरिटी कौन सी? गुड्स. अगली सिक्योरिटी क्या आ गई? गुड्स. गुड्स में सामान आ गया आपका. तो सामान आ गया, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सामान अगर होगा, आर्टिकल अगर होगा, तो आप उसको या तो क्या करेंगे? प्लेज, और या क्या करेंगे? हाइपोथेकेट. कल पढ़ा था, ध्यान है किसी को? कि आर्टिकल अगर होंगे तो या तो उनको प्लेज करेंगे या उनको हाइपोथेकेट करेंगे. ठीक है. अब इसमें जो भी फैसिलिटी है, चाहे वो एग्रीकल्चर गुड हो, चाहे वो कॉमर्शियल गुड हो, फिनिश गुड हो, सेमी फिनिश गुड हो, मटेरियल, सब इसमें कंट्रोल में आ जाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पर कल भी हमने बात की थी कि प्लेज और हाइपोथिकेशन में अगर पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है बैंकर को, तो आप कैसे कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं? प्लेज. ये आंसर बहुत जल्दी जल्दी आने चाहिए अब. और अगर पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता तो कौन सा करते हैं? हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन. ठीक है. अच्छा, मुझे कल की बात फिर याद दिलानी है कि प्लेज में डिलीवरी मस्ट है. सुना था कभी? यस सर. अब डिलीवरी 2 Yes, टाइप sir. की होती है. कौन कौन सी होती है? बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने बोला था कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. रियल और कंस्ट्रक्टिव. ठीक है. एन एडवांस ग्रांटेड अगेंस्ट द गुड्स इज नोन एज द ट्रेड फाइनेंस. अगर आप कोई भी लोन कर रहे हैं जहां पे उसके गुड्स को के अगेंस्ट आप एडवांस कर रहे हैं, तो उसे ट्रेड फाइनेंस बोलते हैं. ठीक है. सच एडवांस आर इन द शॉर्ट टर्म नेचर, आर ग्रांटेड फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर. तो उसने बोला कि ये जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. वाइल कंसीडरिंग एन एडवांस अगेंस्ट गुड्स, द बैंकर शुड सी द बैंक गुड ऑफर सिक्योरिटी आर नॉट पेरिसेबल. जो भी गुड्स ले रहा हो पेरिसेबल नहीं होनी चाहिए, रेडी सेलेबल होना चाहिए, एंड नॉट ऑब्सोल्यूट. ऑब्सोलीट का मतलब है कि वो ऐसा ना हो कि अब उस तरह का मॉडल यूज में ही नहीं होता. पता लगा आपने कहीं लोन किया, उसके बाद नोकिया 1100 बहुत पुराना वाला फोन रखा था, करीब 2000 पीस रखे थे, तो वो ऑब्सोलीट टाइप का हो गया. तो ऐसा नहीं हो चाहिए. परचेस अ प्राइस विच इज इजिली एसर्टेनेबल एंड आर कैपेबल ऑफ इजी हैंडलिंग. तो उसने कहा है कि जो भी चीज है उसके प्राइस जो है इजिली क्या हो, एसर्टेनेबल होना चाहिए, मतलब पता लगा सकेंगे ये कितने की चीज है. अगर आप गुड्स को सिक्योरिटी में लेते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो क्या है, द बोरोवर शुड बी डीलिंग इन द, वो बहुत समय से उस गुड में डील कर रहा हो, पहले से उसने सॉरी जब आप उसको लोन देंगे तो किस पर्पज के लिए नहीं गुड्स को खरीदे रखेंगे आप? 2 पॉइंट बोलिए. स्पेकुलेशन से ना के लिए ना रखी हो उसने वो चीज, और होल्डिंग के लिए भी ना रखी हो कि जब बहुत प्राइस बढ़ जाएंगे तब सेल करूंगा. तो ऐसे गुड्स के अगेंस्ट फाइनेंस नहीं कर रहा है. द गुड्स चार्ज टू द बैंक शुड हैव बीन फुल्ली पेड. जो भी आप गुड्स लोगे, गिरवी रखोगे, हाइपोथिकेशन करोगे या प्लेज करोगे, तो उसका पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए. यानी वो जहां से लाया है उन गुड्स को, उसका सारा पेमेंट हो जाना चाहिए. द गुड्स शुड कमांड गुड डिमांड इन द मार्केट. उसकी मांग होनी चाहिए. और एज ऑफ द स्टॉक शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. ओनरशिप ऑफ द गुड्स शैल बी इंश्योर्ड बाय वेरीफाइंग द विद ओरिजिनल पेड इनवॉइस. बिल वगैरह से आप जांच लें कि वास्तव में इसी का सामान है. स्टिपुलेटेड मार्जिन शुड बी मेंटेन. जितना मार्जिन रखना है ऑल टाइम वो हमेशा होना चाहिए.
Borrowers should be asked to arrange the goods in godown in such a way that stocks of different kinds are kept separately. यानी अगर आप किसी गोडाउन में रखते हैं सामान को, तो गोडाउन बहुत बड़ा सा गोडाउन है, तो उसमें कई सामान रखे हुए हैं, तो आपका सामान बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए कि ये सामान मेरा रखा है, मिक्स करके नहीं रखना है। The goods should have adequate insurance against risk as fire or strike or riot, कुछ भी हो, ठीक है। स्टोरिंग ऑफ गुड, स्टोरिंग ऑफ गुड में बोला स्टॉक शुड बी अरेंज इन ऑर्डर इन डिस्टिंक्टिव लॉट, जो मैंने अभी आपको बताया अलग से पहचान में आना चाहिए, जिससे कि वेरिफिकेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हैजार्डियस गुड्स जो होती हैं उनको नॉन हैजार्डियस गुड्स से अलग रखना है, जो नुकसान देने वाली सामान होते हैं उनको नहीं नुकसान देने वालों से अलग रखना है, ठीक है। गुड्स शुड बी स्टोर्ड इन सच गोडाउन्स दैट आर गुड कंस्ट्रक्शन एंड, तो अच्छे गोडाउन में रखना है। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, तो जो आपने गुड्स रखी हैं उनका क्या है, आपको रेगुलरली इंस्पेक्शन भी करना है, और वैसे भी जो चीज प्लेज और हाइपोथिकेशन में आपके होती है तो उनका आप इंस्पेक्शन करते रहें, कहीं खराब तो नहीं हो रही, कहीं उसने कुछ सामान उसने सेल तो नहीं कर दिया, ठीक है। और अब बात आई है जैसे व्हीकल की बात, तो यहाँ पर बोरोवर व्हीकल शुड नॉट बी नॉर्मली यूज फॉर द पोज ऑफ इंस्पेक्शन। जब आप इंस्पेक्शन करने जाएं तो उसी की गाड़ी में नहीं जाएं। आमतौर पे होता ना, वो क्या करता है, आता है जो बोरोवर होता है, बाहर गाड़ी खड़ी करता है, कहता साहब चलो आओ देख आते हैं, ठीक है। आप भी सोचते हो कौन अपनी गाड़ी निकाले, ये ले दे तो जा रहा, जल्दी से आ जाएंगे वापस, ठीक है। इन केस ऑफ गुड स्टोर्ड इन बैग्स, इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल शुड काउंट द नंबर ऑफ बैग्स एंड इफ नेसेसरी फ्यू ऑफ देम आर रैंडम, मतलब एक तरह से सैंपल टाइप में उसे सब चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और जो भी रखा हुआ उसके वहां उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसके वहां जो बोरोवर्स का रिकॉर्ड है, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, इससे टैली करना है। स्टॉक ऑडिट, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कुछ बड़े लोन्स के लिए स्टॉक का भी ऑडिट होना मस्ट है, और वो है कितने करोड़, 5 करोड़। 5 करोड़ at least once in a year should be conducted by the lending banker। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े एडवांसेस हैं उनके स्टॉक का ऑडिट होना है, और स्टॉक का ऑडिट नहीं होना है, और ऑडिट का तो इंस्पेक्शन होना है। मेरी बात समझ रहे हैं? इंस्पेक्शन में तो आप गए, आपने देखा और बोला कि भाई ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन ऑडिट में क्या है, प्रॉपर एक सिस्टम, जैसे सीए जा रहा है, ऑडिटर जा रहा है, ऑडिट जो है ऑडिटर द्वारा होता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द irregularities, thereby prompting for an initiation of suitable and timely remedy। अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है तो आप समय से उसका एक्शन ले सकते हैं। फॉर एन एडवांस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट, द गुड्स कवर विद द वेयर हाउस रिसीट आर इंस्पेक्टेड periodically interval। Following points are noted with regard to the stock in the warehouse। Receipts are issued by an approved warehousing agency। तो वेयर हाउसिंग एजेंसी की बात करें तो कल हमने बात की थी एफसीआई की, लेकिन एफसीआई के साथ बहुत सारे प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज होते हैं। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं तो वो भी हमारे लिए वेयर हाउस एजेंसी का काम करते हैं, ठीक है। The borrower should endorse the warehouse receipt against the which advance is made। तो वो इंडोर्स करता है, वो लिख देता है कि ये वाली जो बोरियां रखी हैं गेहूं की, इसके अगेंस्ट में लोन दिया गया है। गुड्स कवर्ड बाय द वेयरहाउस रिसीट शुड नॉट बी डिटोरेटिंग इन नेचर, सामान खराब नहीं होते। इंस्पेक्टिंग बैंक ऑफिशियल शुड इंश्योर द वेयरहाउस गुड्स नेचर ग्रेड आर सेम एज स्टेड इन वेयरहाउस। तो वेयरहाउस रिसीट में जो लिखा हो वही वो स्टॉक में भी होना चाहिए। वैल्यूएशन, वहां पर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस से देख करके जो भी लेस है उसके हिसाब से किया जाता है। मार्जिन ऑन स्टॉक, जब स्टॉक के अगेंस्ट में आप लोन करेंगे तो उसमें क्या है, आपको एडिक्वेट मार्जिन मेंटेन करना है, ठीक है। ड्रॉइंग पावर इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द मार्जिन टू बी मेंटेन। अब देखो, ड्रॉइंग पावर निकालने के लिए मार्जिन निकाला, सपोज कीजिए आपका 60 लाख का प्रॉपर वहाँ आइटम रखा,
आपने 20% मार्जिन दिया तो आपकी जो लिमिट होगी वो 48 होगी, ठीक है। वेयर ए पार्ट ऑफ द स्टॉक इज अनपेड, सच पोर्शन ऑफ इक्वलिंग द वैल्यू ऑफ अनपेड स्टॉक इज रिमूव। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने जो है 100 बोरी गेहूं रखा हुआ है, लेकिन उसमें से 10 बोरी गेहूं ऐसा है जिसका अभी उसने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो आप उन 10 बोरी के अगेंस्ट में फाइनेंस नहीं करेंगे, यानी पेड वैल्यू के अगेंस्ट करना है, ठीक है। रिकवरी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो सिंपल सी बात है कि जब आपके पास कोई उसकी प्रॉपर्टी है, हाइपोथिकेशन है, प्लेज है या मॉर्गेज है, तो अगर आपके पास उसकी प्रॉपर्टी है तो आप उसको सेल करके एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द सरफेसी gave a right to hypothetical bank to take possession of the goods hypothecated and sell without court intervention। तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कि सरफेसी एक्ट जो है बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के लागू हो जाता है। इन केस ऑफ प्लेज गुड तो फिर सेक्शन कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाते हैं। अच्छा, ऐसा गलत लिखा हुआ है इसमें, सिक्योरिटी आप बोलो सरफेस ही नहीं लिखा हुआ। कहाँ पे, आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं सर? सरफेसी एक्ट तो कहीं नहीं लिखा। लिखा है ना, वो मैं उसी लिख का रहा था फुल अभी तो, फॉर्म है लिखा है ना ऊपर, फॉर्म है उसी का। सर। ऊपर भी लिखा हुआ है, वैसे तो ये लिखा हुआ है। सर फुल फॉर्म है वो। सर अच्छा 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 वो लंबा वाला सरफेस ही लिखा हुआ है, मैं छोटा वाला बता रहा हूँ। अच्छा, सर हाँ। फिर से इस पे क्वेश्चन है सर, कल एक है? सर फिर से इसी पे क्वेश्चन है मेरा। एक्चुअली सर हाँ। ये सरफेसी कोई एक्ट नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस एक्ट के अंडर आता है, क्योंकि ये कहीं मैंने एमसीक्यू वो तो सरफेसी हाइपोथिकेट होता है बस इस एक्ट के तो अंदर, ये सर नहीं, कल मैंने पूछी थी नहीं ये सवाल, अगर कहीं क्वेश्चन रहता है कि हाइपोथिकेशन किस एक्ट के अंदर आता है तो ये सरफेसी के अंदर नहीं आता है, लेकिन सरफेसी एक्ट इस पे लागू होता है। तो कुछ ऐसा सर इस पे नहीं, कंफ्यूजन है, अच्छा इसको चलो थोड़ा चलो सा सर्च। मैं बहुत क्लियर कट एक बात बताऊंगा, सरफेसी एक्ट में ही एक पैराग्राफ हाइपोथिकेशन के बारे में है, ठीक है। सरफेसी एक्ट में ही हाइपोथिकेशन की बात की गई है और किसी भी एक्ट में इसकी हाइपोथिकेशन की बात नहीं की गई है, इसलिए बोलते हैं कि जो आपका वो है वो सरफेसी एक्ट में ही हाइपोथिकेशन की डेफिनेशन है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। जब कोई एक्ट होता है तो एक्ट में क्या होता है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो जिसको भी डिफाइन किया जा रहा है वो हाइपोथिकेशन इसी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, इसलिए बोलते हैं कि सरफेसी हाइपोथिकेशन ही सरफेसी एक्ट में डिफाइन है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और किसी भी एक्ट में हाइपोथिकेशन के बारे में कोई बात ऐसी नहीं की गई है जहां हाइपोथिकेशन के नाम पे कोई पैराग्राफ होता है, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड। अब अभी उसने ये तो बोल दिया कि गुड्स लेना है, बोल दिया, तो गुड्स लेना है तो एक सेक्शन है, कौन सा एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कि अगर कोई भी सामान बिकेगा तो उसी को बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसका सेक्शन है 24, ठीक है। defines a document of title of goods or document used in ordinary course of business as a proof of possession or control of good, authorizing, purporting to authorize either by way of endorsement of delivery the possessor of the document to transfer of the received thereby represented। अब इसको बात को सुनिए, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी कागज जो पोजेशन ऑफ प्रूफ को बताता हो, ठीक है, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसे देख के ही लग जाए कि हाँ ये इसका मालिक है, और वो ऑथराइज करता हो, क्या कहता है, ऑथराइज करता हो केवल
इंडोर्समेंट से उसकी डिलीवरी को ऑथराइज करता हो, और जिसके पास वो कागज जाए वो उसको मालिक बन के रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो सिंपल भाषा में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो कागज है जिससे देख के ही पता लग जाए कि आप किसके मालिक हैं और आप इसको सेल करने के, उसको यूज करने के लिए ऑथराइज पर्सन है। और वो उस कागज पर पीछे लिख करके, इंडोर्समेंट का मतलब पीछे लिखेगा कि भाई मैंने ये चीज अब इसको सेल कर दी है, वो बेच पाए। ठीक है, तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स बोलते हैं। ठीक है, द एसेंशियल क्या है इसमें, तो टाइटल ऑफ गुड्स में है क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें। तो उसमें कहा गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट आर ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखो, कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको सेल करने के लिए आपको इंडोर्समेंट करना पड़ता है, और कई सारी ऐसी चीजें हैं अगर आप सिर्फ उसकी रिसिट ही उसको दे दें तो मान लिया जाएगा ये उसी की है, मान लिया जाएगा ये उसी की है। जैसे आपने कोई सामान खरीदा बाजार से कैश में, और क्या खरीदा, 2 kg पोटैटो खरीदे, 2 kg पोटैटो खरीदे, कैश में खरीदा है। अब आपको किसी को देने हैं ये, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसको आलू भी दे देंगे और उसको आलू के साथ क्या दे देंगे, रिसीट दे देंगे। उस रिसीट में आपको कुछ लिखें या ना लिखें तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इंडोर्समेंट मस्ट होता है। अ ट्रांसफरी ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन हिज ओन राइट। जिसको कागज मिलेंगे, ट्रांसफरर तो कागज देगा, जिसको कागज मिलेंगे वो क्या करेगा, उसकी डिलीवरी ले लेगा अपने अधिकार में। ऑल्दो इट अपीयर्स टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लगता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं पता है आपको, कौन सी चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो किसकी बात रिसिप्ट कर रहे दी हैं है, हम? हाँ, उसको रिसिट टेक्निकली क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ये ऑफ बोलते हैं टाइटल एंडोर्समेंट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और टाइटल टू गुड्स। ठीक है, ये बात पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज और सुनिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक साइकिल खरीदी है, अब मैं साइकिल किसी को सेल करना चाहता हूं, तो मैं कैसे सेल करूंगा? मैंने पैसे ले लिए, साइकिल उसको दे दी, चल जाएगा काम? तो परचेस वाले रिसिट भी देने पड़ेंगे सर, बिल। हाँ, बिल भी दे दिए, सब चल जाएगा काम? चल जाएगा। नहीं चलेगा, इंडोर्समेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइकिल का बिल किसी के नाम कटा होगा। हाँ, तो जब नाम कटा है तो उस नाम को हटाने के लिए कि भाई नहीं ठीक है, अब ये मेरे पास थी, अब ये उसके पास चली गई, तो उसमें इंडोर्समेंट जरूरी होगा। ठीक है, तो यहां बोल रहा है ऑल्दो इट टू बी अपीयर्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये लगता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है लेकिन है नहीं। दे आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिंस द बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू कैन बी अफेक्टेड बाय डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। देखो, यहां पर ये बात आ रही है कि जो ये बोला डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई चीज ट्रांसफर करते हैं तो प्योर ट्रांसफर नहीं होता है। जबकि चेक जब ट्रांसफर होता है तो कैसा ट्रांसफर होता है, प्योर ट्रांसफर। चेक जब ट्रांसफर होता है या चेक का नेगोशिएशन करते हैं, इंडोर्समेंट करते हैं, वो प्योर ट्रांसफर की तरह होता है। ठीक है, तो वो उसका जो टाइटल है उसको डिफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो ये वाली चीजें हैं ये उसके टाइटल को डिफेक्ट करती हैं। दे मे बी कॉल्ड क्वासी नेगोशिएबल। एक वर्ड नया आ गया आपके लिए, कौन सा नया वर्ड आ गया है? क्वासी नेगोशिएबल। क्वासी नेगोशिएबल। क्वासी नेगोशिएबल का मतलब था आधा नेगोशिएबल। क्वासी का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ नेगोशिएबल है। ठीक है, ऊपर में लिखा है नॉट नेगोशिएबल, नीचे लिखा है हाफ नेगोशिएबल। हाँ
ऊपर लिखा हुआ है, इसको हाँ? हम नेगोशिएबल कैटेगरी में नहीं लेते, लेकिन ये आधा नेगोशिएबल होता है। अब मैं आपको बताऊं, आपके बैंक में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एक आध नाम बता देंगे? चेक, चेक हम्म, सर, चेक चेक डीडी, और चेक हो गया, डीडी हो गया, और बिल ऑफ बिल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, मसरी नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स, और और क्या सब? पे ऑर्डर, क्या ट्रैवलर चेक, ड्राफ्ट, वो बैंक का चेक नहीं होता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? बैंकर चेक, होता है। बैंक का चेक भी बैंकर चेक नेगोशिएबल होता इंस्ट्रूमेंट है, होता है, होता है। ठीक है। पे ऑर्डर वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ एफडीआर के बारे में बताओ। एफडीआर तो नहीं होता है सर, शायद नॉट नेगोशिएबल। एफडीआर ट्रांसफर नहीं होता ना सर? ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल नहीं होता सर, ट्रांसफर नहीं है सर। एफडीआर भी नेगोशिएबल नहीं होता है, ठीक है। नहीं होता है। तो यहाँ पर इसने बोला कि जो टाइटल ऑफ गुड है वो पूरा नेगोशिएबल तो नहीं है, लेकिन क्वासी, आधा, क्वासी का मतलब आधा या नेगोशिएबल जैसा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल गुड्स आर, अब कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग भी मालिकाना हक दिखाता है, यानी जिसके पास वो बिल ऑफ लेडिंग है वो सामान को ले सकता है। डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर रिसिट सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिट, डिलीवरी ऑर्डर, यानी ये वो कागज होते हैं जिनके बिहाफ पे दिखा करके आप क्या कर सकते हैं, आइटम की डिलीवरी ले सकते हैं। मेरिट ऑफ द सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी जो अभी हम डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड की बात कर रहे हैं, क्या आते हैं? बाय मेयर प्लेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गुड्स आर प्लेज्ड एंड सर्व एज गुड सिक्योरिटी, यानी ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, इसमें कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं, बता देंगे? हाइपोथिकेशन, 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 प्लेज, लीन हो प्लेज। प्लेज, प्लेज क्यों? वो जो रसीद है ना आपके पास, वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का प्रूफ होता है, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की जब बात आती है तो उसको हम प्लेज करते हैं, ठीक है। उसका बिल आपके पास है। अच्छा, जब कार सेल करते हैं तो बैंक क्या रखता है अपने पास? आरसी। आरसी रखता पक्का? है। पक्का? नहीं, आरसी में हाइपोथिकेशन करवा देते हैं। हाइपोथिकेशन रखता क्या करवाता है, है मैंने वो, पूछा। अपना नाम चुरा। अरे रखता क्या है? अभी सर चाबी सेकंड की। आरसी का फोटोकॉपी। आरसी का फोटो कॉपी रखता है, ठीक है। और चाबी भी रखता है, प्राइवेट बैंक वाला तो रखता है, गवर्नमेंट का नहीं पता, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि उसका चाबी रखना या उसका आरसी की कॉपी रखना, वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का काम कर लेती है, ठीक है। अब आरसी की फोटोकॉपी, क्या आरसी की फोटोकॉपी टाइटल ऑफ गुड्स है? नहीं, नहीं है, तो प्लेज नहीं होगा। तो क्या होगा? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन। बात समझ में आ रही है? किसी ऑटो स्पेयर पार्ट्स को फाइनेंस किया आपने, उसके सामान पे प्लेज लगाएंगे, हाइपोथिकेशन? हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन सर। हाइपोथिकेशन, क्योंकि उसके जो भी सामान है उसका बिल आपके पास नहीं है, ना ही उसने आपको इंडोर्स किया हुआ, ठीक है। द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन ट्रांसफर द गुड्स बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और जिसके पास भी ये कागज होता है जिसको इंस्ट्रूमेंट बोला गया है, वो उसको इंडोर्समेंट करके किसी दूसरे को दे सकता है। द ट्रांसफरी देयर आफ्टर इंटाइटल टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स इन ओन राइट, ठीक है। तो बैंक ट्रांसफरी कौन है यहाँ पे? बैंक उसको अपने राइट में ले सकता है। द डॉक्यूमेंट्स आर इजिली ट्रांसफरेबल एंड फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व आर मिनिमल, ठीक है। अब आए डीमेरिट। क्या है डीमेरिट में? पहला पॉइंट है कि भाई इसमें फ्रॉड और डिसऑनेस्टी हो सकती है। जो सामान लेके आ रहा है कि ये मेरा है, पता लगा वो हो किसी और का,
ठीक है। फोर्ज एंड अल्टर डॉक्यूमेंट, यानी वो डॉक्यूमेंट को बदलाव किए जा सकते हैं, उसमें फोर्जरी की जा सकती है, तो कभी कभी उसमें ये प्रॉब्लम भी आती है। नॉट नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, तो अगर नॉट नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, देयरफॉर इफ ए पर्सन हु प्लेस द डॉक्यूमेंट हैज ए डिफेक्टिव टाइटल, मैंने बताया था चेक का जब इंडोर्समेंट होता है तो वो टाइटल डिफेक्टिव नहीं होता है, प्योरली ट्रांसफर होता है। लेकिन टाइटल ऑफ गुड्स जो होते हैं उनके डॉक्यूमेंट जब क्या होते हैं, प्लेज करते हैं ना, इफ ए पर्सन हु प्लेज द डॉक्यूमेंट हैज ए डिफेक्टिव टाइटल, यानी जब पर्सन ने वो बैंक के नाम कर दिया तो उसका टाइटल क्या हो गया, बोलिए। इनकम्बर्ड हो गया। नहीं नहीं, अरे इस लाइन को इम्फेसाइज कर रहा हूं मैं। अगर आप कस्टमर ने उस डॉक्यूमेंट को बैंक के नाम इंडोर्स कर दिया तो उसका टाइटल कैसा हो गया, डिफेक्टिव हो गया, अब वो मालिक नहीं रहा। द बैंकर विल नॉट एक्वायर अ बेटर टाइटल। इस लाइन को फिर पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिए, पूरा पढ़ लेते हैं। द डॉक्यूमेंट बीइंग नॉट नेगोशिएबल, द ट्रांसफरी ऑफ सच डॉक्यूमेंट विल नॉट गेट ए बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर, यानी जो जिसको मिला हुआ है, जिसको मिला है उसको बेटर टाइटल में नहीं आया वो, ठीक है। जबकि चेक जब जाता है, मान लिया मैंने चेक किसी के नाम लिखा और जिसको दे दिया वो असली मालिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर वो असली मालिक नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आगे, therefore if a person who pledged the documents has defective title, the banker will not acquire a better title, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूं, यहाँ बोला therefore if a person who pledged the document, अब ये कौन है आदमी, बोरोवर, कौन है, बैंक। पर्सन ओके, therefore if a person who pledged राइट, बैंक, the document has defective title, the banker will not acquire a better title। तो डिफेक्टिव टाइटल का मतलब क्या है, नॉट बेटर टाइटल, ठीक है। आगे देखिए, अनपेड सर एक वेंडर बार राइट, ट्रांसफरी और ट्रांसफरर बताएंगे थोड़ा। कौन सा वाला, सर ट्रांसफरी और ट्रांसफरर में थोड़ा डिफरेंस बताइए। ट्रांसफरर बोरोवर है या ओनर है, ट्रांसफरर कौन है, ओनर, ठीक है। और ट्रांसफरी कौन है, जिसको दिया जाता है, ठीक। चलो अगला पॉइंट देखो, अनपेड। ये चीज हम जब हम लीगल का पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, अनपेड सेलर ऊपर करके। देखिए ना, इफ ए पर्सन दिया है और आप बैंक बोल रहे हैं ना, अ पर्सन हु प्लेस द डॉक्यूमेंट, पर्सन हु प्लेस बोल रहा है ना, देयरफॉर इफ, सेकंड में तो बैंकर आया ना, ये जो पर्सन का डिफेक्टिव टाइटल है इसीलिए बैंकर विल नॉट एक्वायर बेटर टाइटल, ऐसा ना। देयरफॉर इफ अ पर्सन हु प्लेस्ड द डॉक्यूमेंट, मतलब ये पर्सन का मतलब बोरोवर हो गया ना। अब इफ ए पर्सन हु प्लेस्ड द डॉक्यूमेंट्स has a defective title, the banker will not acquire a better title। इसका डिफेक्टिव होने से बैंकर का टाइटल भी डिफेक्टिव होता है, बेटर टाइटल नहीं ठीक कह होता। रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा सामान को प्लेस्ड कर दे तो वो तो खुद तो डिफेक्टिव टाइटल में आ जाता है, खुद किस कौन से टाइटल में आ गया हो, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। और उसके साथ साथ एक बात और बोल रहा, द बैंकर विल नॉट एक्वायर अ बेटर टाइटल। यहाँ ये भी बोल रहा है कि बैंकर के पास जो टाइटल आता है वो बेटर टाइटल नहीं है, जबकि चेक वाले केस में क्या होता है,
बोलिए। सर मुझे लग रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है ना, जैसे मान लीजिए कि गोल्ड लोन जो होता है, गोल्ड लोन जो करते हैं, अगर चोरी का गोल्ड हुआ और हमने उसके ऊपर लोन कर दिया, तो वो एक्चुअली वो डिफेक्टिव टाइटल होता है ना उसका, और वही हमारे पास आ गया, तो बैंकर के पास बेटर टाइटल नहीं होता है उस गोल्ड के रिगार्डिंग। And ट्रू gold is ओनर not बैंकर नहीं हुआ ना फिर, क्योंकि पहले ही वो डिफेक्टिव चीज को वो कर रहा है, प्लेज कर रहा है। हाँ, ये जो आप बता रहे हैं, चोरी वाले जो मामले होते हैं ना, चोरी वाले जो गुड्स होते हैं, उसमें यही जो आप बता रहे हैं यही लगता है, क्योंकि वो खुद ही डिफेक्टिव टाइटल है उसका, खुद ही उसका क्या है, और हमने उसको ही डिफेक्टिव। प्लेज किया है, डिफेक्टिव हाँ, टाइटल को और ही। उसी को प्लेज कर दिया, तो वो बेटर टाइटल में नहीं आता। लेकिन इस लाइन में से यही समझ में आ तो रहा है बैंकर के कि जो पर्सन है, अगर वो प्लेज करता है तो उसका खुद का टाइटल डिफेक्टेड हो जाता है, पहली बात। फिर आगे बोलता है द बैंकर वो विल खुद ही नॉट डिफेक्टिव एक्वायर ए टाइटल है बेटर उसके पास। है। वो यही बोल रहा है, सर देयरफॉर इफ इसके अ कहने के पर्सन हु अनुसार अगर कोई चीज मॉर्गेज करते समय उसका खुद का ही टाइटल बेटर नहीं है, टाइटल डिफेक्टिव है, तो हाँ टाइटल हाँ अगर डिफेक्टिव है, तो जब वो मॉर्गेज कर देगा तब वो बैंकर बैंकर विल नॉट एक्वायर, तब बैंकर अच्छे टाइटल के साथ में मॉर्गेज कर ही नहीं लेगा। नहीं करेगा। नहीं, वही बैंकर के चोरी पास वाले भी बात में डिफेक्टिव भी तो यही टाइटल ही बताना जाएगा चाह ना। रहे हैं ना, चोरी वाले बात में भी हाँ यही सर, है। मैं वही बताना चाहता हाँ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अनपेड वेंडर राइट, तो मैंने ये बोला आपको अनसोल्ड अनपेड सेलर, क्या बोला मैंने, अनपेड सेलर। ये वाली बात भी आपका जब थर्ड पेपर पढ़ेंगे इसके बाद बहुत अच्छा केस है उसमें। अनपेड सेलर का मतलब होता है ऐसा सेलर जिसको पूरा पैसा अभी नहीं मिला हो। आपने एक टीवी खरीदा 20,000 रुपए का, केवल उसको 10,000 रुपए दिए, तो वो सेलर कैसा हो गया आपका, अनपेड सेलर। क्या हो गया, तो अनपेड सेलर या अनपेड सेलर। अनपेड वेंडर एक ही बात है। वेंडर का मतलब जो सेल कर रहा है, शॉपकीपर है जो, ठीक है। अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अनपेड वेंडर हैज राइट टू ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ही इज इंटाइटल्ड टू डायरेक्ट द कैरियर टू नॉट टू डिलीवर इफ नॉट ऑलरेडी डन। यानी कहने का मतलब है, अगर आपने पैसा नहीं दिया दुकान वाले का, तो वो सामान जो उसने भेजा है वो आधे रास्ते से वापस मंगा सकता है, ठीक है। तो आपको जब भी गुड्स के अगेंस्ट में फाइनेंस करना है, तो आपको ये देख लेना है कि क्या इसका पूरा पैसा वहां जा चुका है जिससे इसने सामान खरीदा, ठीक है। इन केस ऑफ लॉस्ट डॉक्यूमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड इज अलाउड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंडेम्निटी बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल पेपर है ये खो गए, तो वो डुप्लीकेट पेपर बनाकर भी क्या कर सकता है, उस गुड्स को की डिलीवरी ले सकता है। तो आप तो ओरिजिनल रखे हुए हैं, उसने डुप्लीकेट बना के वहां से गुड्स की डिलीवरी ले ली, और आप ओरिजिनल रखे हुए हैं, तो मिसयूज हो सकता है, ठीक है। क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तो प्रिकॉशन लेने में बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको थॉरोली एग्जामिन करना चाहिए, और अधिकतर बोल रहा है कि ये जो बिल ऑफ लेडिंग है, जो शिपमेंट होती है, वो कैसा होता है, कैसा पेपर है, उसने कहा प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, 3 पेपर कॉपी में होता है। सच ऑल कॉपीज मस्ट बी ऑब्टेन बाय द बैंकर। द बैंकर शुड इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट डू नॉट कंटेन एनी ओनरस क्लॉज। ओनरस क्लॉज का मतलब है वो हमेशा मालिक रहने वाला क्लॉज, कि मैं उसका मालिक रहूंगा, और प्रीजुडिशियल रिमार्क, कोई कानूनी अड़चन ना हो उसमें, अबाउट द कंडीशन ऑफ गुड्स रिसीव्ड। बैंकर शुड इंश्योर दैट द गुड्स आर एडिक्वेटली कवर्ड बाय इंश्योरेंस फॉर देयर फुल वैल्यू। तो हमेशा ऐसी चीजों में देखना है कि जब ट्रांजिट हो, तो ट्रांजिट में कोई भी डैमेज है, थेफ्ट है, फायर है, उसका पूरा पूरा क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस हो, ठीक है। चलो अब आपकी सबकी नींद भाग जाएगी इसे समझने में। ये मेरे ख्याल से जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं 99% लोग इस बात को नहीं जानते। बोलो, समझते हैं इसको क्या होता है। यूट्यूब में किसी ने पूछा हुआ है रेलवे रिसीट क्या होता है। देखो, रेलवे रिसीट क्या होता है,
कि जैसे आपने कोई सामान दिल्ली से बॉम्बे भेजना है, तो आपने दिल्ली में बुक करा लिया और रेलवे ने आपको एक रसीद दे दी। उसी रसीद को हम रेलवे रिसीट बोलते हैं। वो रिसीट जिसके पास होगी वो बॉम्बे में जाके उस सामान को ले सकता है। समझ गए बात को? रेलवे रिसीट क्या होता है? ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पर आपका जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रस्ट रिसीट क्या होता है। ठीक है, ट्रस्ट रिसीट क्या होता है अब मैं बताता हूँ। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लिया कोई एक ऐसा आइटम अपने गुड्स को अपने प्लेज किया हुआ है, गोल्ड ही ले लेते हैं, चलो गोल्ड प्लेज किया हुआ, अब सेल करने की बारी आई। गोल्ड सेल करने की जब बारी आई तो वो गोल्ड इतना यूनिक था कि उसको सेल करने में प्रॉब्लम आई आपको। तो बोरोवर क्या कहता है? बोरोवर कहता है सर मैं सेल करूंगा, आप मुझे दो। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो गोल्ड विदाउट क्लोजिंग लोन हैंड ओवर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हैंड ओवर। और हैंड ओवर करने के बाद कस्टमर जो होता है, बोरोवर होता है, उसको सेल करता है। ठीक है, लेकिन इस बीच में वो बोरोवर बैंक को एक लेटर देता है, और लेटर ये देता है कि भाई ये जो मैं सामान ले रहा हूं आपसे ये आप ही का है, बैंक का ही है। जैसे ही मैं इसको सेल करूंगा तो पैसा कहाँ लाके दूंगा? बैंक को ही लाके दूंगा। और वो जो लेटर है उसी को ट्रस्ट रिसीट बोलते हैं। ठीक है, अब सुन लो। whenever बैंक रिलीज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, वो पेपर दे रहा उसको टू द बोरोवर विदाउट पेमेंट, then a letter of trust should be taken. So also as in the case of the hypothecated of the bank. तो ये बात समझ में आ गई कि जो हमने गिरवी में रखा है ना सामान, वो सामान हम उसको दे दे रहे हैं, या सामान का जो रसीद है वो दे दे रहे हैं, और अभी उसने लोन रिपे नहीं किया है। फिर वो उसको सेल करके पैसा लाएगा तब लोन रिपे करेगा। यानी गिरवी रखे हुए सामान को हमने उनको दे दिया वापस। आगे द रीजन आर दैट सामान भी दे सकते हैं सर कि केवल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स ऑफ नहीं, दोनों अभी देखो आगे आएगा। सर इसमें गोल्ड रहेगा या गोल्ड के अलावा कुछ और चीज भी रह सकती है सर? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बोरोवर कह रहा मैं सेल कर दूंगा, मुझे पता है कहाँ बिकता है सेल, तो उस बीच में आप उससे एक रसीद ले लेते हैं, वो उसको बेच के पैसा देगा। देखो क्या है, द बोरोवर ऑन सेल ऑफ गुड्स आ गया। देखो हैज टू होल्ड प्रोसीड्स इन ट्रस्ट, तो वो जो भी पैसा है उसने अपने आप के पास एक ट्रस्ट के रूप में रखा है बैंकर का। द गुड्स टेकन अंडर सच ट्रस्ट रिसीट, द सेल प्रोसीड, तो देखो ये आ गया नहीं, गुड्स टेकन अंडर द सच ट्रस्ट रिसीट, द सेल प्रोसीड thereof are not available to the official receiver in case of the borrower becomes insolvent। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इसको बात को सुनिए कि जो भी गुड्स उसने ले रखी है ट्रस्ट रिसीट दे करके, और द सेल प्रोसीड thereof, या उसकी जो सेल से पैसा आया, चाहे सामान चाहे उसका सेल से आया हुआ पैसा, नॉट अवेलेबल टू द ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ द बोरोवर बिकम्स इंसॉल्वेंट। जो बोरोवर है अगर वो कभी इंसॉल्वेंट हो जाए इस दौरान, तो इस पैसे पर किसका राइट नहीं होता है? बोरोवर का नहीं, ऑफिशियल रिसीवर का। नहीं समझ पा रहे? फिर पढ़ता हूं। बैंकर का वो भी बैंकर का तो रहेगा। ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है? जिसको बेचता है वो
नहीं नहीं नहीं, जब कोई तो इंसॉल्वेंट होता है ना, तो सारी प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफिशियल रिसीवर के हैंडओवर कर देता है। वो ऑफिशियल रिसीवर उस प्रॉपर्टी को सेल करके उस पैसे का डिस्पोजल करता है। यहां पर केस ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि बैंक में पहले से गिरवी है, मॉर्गेज है या गिरवी है या प्लेज है, उस सामान को कोई ले गया और वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट होने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी पे राइट किसका रहता है? बैंकर का ही रहेगा ना सर। हाँ, यही बताना चाह रहे हैं, ऑफिशियल रिसीवर का राइट नहीं होता इस वाली प्रॉपर्टी पे जो कि बैंक में पहले से कहीं गिरवी रखी थी। अब एक बात देखिए कि जो ट्रस्ट लेटर होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए? बोरोवर्स रिकॉग्निशन ऑफ बैंक्स राइट इन द गुड्स एज सिक्योरिटी एंड इन केस ऑफ सेल प्रोसीड देयर। तो गुड्स है या उसका बेचने के बाद जो उसका पैसा है, किसका राइट रहता है उसमें? बैंक का। ये लिखा होना चाहिए उसमें, ठीक है। बोरोवर्स अंडरटेकिंग टू होल्ड द गुड्स और द सेल प्रोसीड देयर ऑफ एज ए ट्रस्ट। Borrower undertaking to ensure proper storage and insurance or at his cost। जो भी सामान बैंक से ले जा रहा है उसको ध्यान से रखेगा। Borrower undertaking to direct the buyer to pay to the money directly to the bank। यानी वो जिसको भी बेचेगा वो पैसा सीधे सीधे कहाँ आएगा? बैंक के पास। Borrower undertaking to return unsold goods टू द बैंकर रिक्वेस्ट ऑफ द। तो कई बार क्या होता है, उसको जितने का पैसा सामान ले गया उसका 50% बच गया, तो वो सामान वापस बैंक में लाके देगा। इतने क्लॉज उसमें होने चाहिए, ठीक है। चलो अब आ गया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ा था और हमने कौन सा चार्ज लगाया था इसमें? असाइनमेंट लगाया था। असाइनमेंट के बारे में एक बात और बोली थी कि असाइनमेंट जो होता है वो कौन से तरह के सिक्योरिटी पे लगता है? प्राइमरी और कोलैटरल सिक्योरिटी। एक्शनेबल क्लेम्स। भूल गए? बताया था कल मैंने कि असाइनमेंट एक्शनेबल क्लेम वाली सिक्योरिटी पे लगता है, यानी ऐसा पैसा जो बिना क्लेम के नहीं मिलता है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट के बिल, ठीक है। आगे तो यहां पर कहता है पॉइंट कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो जब भी आप एडवांस करें तो कुछ बातें हैं, क्या? पॉलिसी मस्ट बी इन्फोर्स, यानी पॉलिसी जिंदा रहनी चाहिए और प्रीमियम उसमें अप टू डेट होने चाहिए और लेटेस्ट प्रीमियम की रिसीट आपने लेनी है उससे, ठीक है। पॉलिसी ओरिजिनल में होनी चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड होनी चाहिए और इशूइंग अथॉरिटी की उसमें साइन होने चाहिए, ठीक है। ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब समझे? कभी आपने पॉलिसी देखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी, उसमें एक रेवेन्यू स्टैंप लगा होता है और उसमें ब्लू कलर के स्टैंप लगे होते हैं और उसमें साइन मोहर होता है। देखा कभी किसी ने? देखा है सर। स्टैंप ड्यूटी होती है वो पेमेंट एग्रीमेंट है एक। और ये कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस वाला? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कौन सा है? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है और अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्टैंप ड्यूटी पेमेंट की जाएगी, ठीक है। द पॉलिसी शुड बी फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑनरस क्लॉज। उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए या उसमें मालिकाना हक हमेशा इंश्योरेंस कंपनी का रहेगा, ये नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी शुड हैव एडमिटेड टू द एज ऑफ द एश्योर्ड। क्या बोला उसने? कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो भी बंदा है उसकी एज को बताएगा, इसकी एज इतनी है, क्योंकि पॉलिसी जितनी होती है वो हमेशा टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से होती है।
और कौन सी पॉलिसी नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए? कौन सी वाली बोलिए? चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी टेकन आउट स्पेशल पर्पज लाइक एस्टेट ड्यूटी, किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाई हुई पॉलिसी। तेरी से क्या चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी। ये चिल्ड्रन पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है सर? एंडोमेंट पॉलिसी ये होती है कि जिस पॉलिसी का पेमेंट पॉलिसी के पूरा होने पर किया जाता है। एक मनी बैक होती है, एक एंडोमेंट होती है। मनी बैंक में बीच में पैसा मिलता रहता है, एंडोमेंट में पैसा कब मिलता है? मैच्योरिटी पे, जब मैच्योरिटी होती है। ठीक है, तो पॉलिसी स्टेट विद ड्यूटी में क्या आता नॉमिनेशन है। है? स्टेट ड्यूटी में क्या आता है? स्टेट ड्यूटी का मतलब है कि कोई मतलब एक से गवर्नमेंट के ड्यूज के पर्पज के लिए ना बनाई गई हो, गवर्नमेंट ने ना बनवाई हो पॉलिसी कि भैया आप ये काम कर रहे हैं और इसमें कोई नुकसान वगैरह हो सकता है, तो इसलिए आप एक पॉलिसी लेके आइए जो हमारे फेवर में रहेगी कि उसका पेमेंट जो होगा हम लेंगे। कोई दूसरे के अगेंस्ट आपने बना रखी है तो उसको नहीं लेंगे आप। ठीक है, डिफर्ड चिल्ड्रन डिफर्ड पॉलिसी। चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी का मतलब है, जो पहली बात तो चिल्ड्रन पॉलिसी हो गई। ठीक है, डेफर्ड वो होती है जिसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में मिलता है, जिसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में मिलता है, डेफर करके मिलता है। एक सर्टेन एज के बाद ही उसका पेमेंट मिलता है, उसको डेफर माने होता है किसी चीज को आगे बढ़ा देना। ठीक, तो पॉलिसी विद नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, तो कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया हो, नॉमिनेशन, तो उसको भी आप नहीं लेंगे। ठीक है, बैंक्स लैंड अगेंस्ट द लाइफ पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू इज द अमाउंट विच द इंश्योरेंस कंपनी विल पे इफ द पॉलिसी इज सरेंडर। तो सरेंडर वैल्यू वो होती है जब कंपनी को आप देंगे पॉलिसी तो क्या पेमेंट देगी। अब यहाँ पे देखो असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी, कैसे पॉलिसी का असाइनमेंट होता है। तो उसने बोला या तो पॉलिसी पर या स्टैम्प पेपर पर हो जाता है। ठीक है, और विटनेस होना चाहिए उसमें किसी पर्सन का। नॉमिनी अंडर द पॉलिसी नीड नॉट ज्वाइन इन असाइनिंग द पॉलिसी ऑफ ए नॉमिनेशन अंडर द पॉलिसी इज ऑटोमेटिक कैंसिल इन द इवेंट ऑफ असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन आता है कई बार। क्या क्वेश्चन है पता है? कि जो नॉमिनेशन होता है, अगर असाइनमेंट आपने करा लिया तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट भी एक तरह का सुपर नॉमिनेशन है। असाइनमेंट भी एक तरह का सुपर नॉमिनेशन है। इसका मतलब क्या है? नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि पॉलिसी का पैसा ट्रस्टी रहता ओनर है के ओनर नहीं रहेगा तो उसको मिलेगा पॉलिसी का पैसा। सेकंड ओनर। नॉमिनी मतलब माने एक तो वारसदार है, ट्रस्टी। नॉमिनी को हम मतलब ऐसा सर कह सकते हैं पॉलिसी जैसे कि अगर उसको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, ऐसे कह लो। अगर उसको नहीं मिलेगा तो नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर बात आ रही है कि अगर असाइनमेंट है तो नॉमिनी भी हट जाएगा। देखिएगा, एग्जांपल से बता रहा हूं। ए ने बी को नॉमिनी बना दिया। ठीक है, अब उसने बैंक से लोन लिया। बैंक को पॉलिसी क्या करते हैं? असाइनमेंट करते हैं। तो जैसे ही असाइनमेंट करेगा तो इसका रोल या इसकी पावर खत्म हो जाएगी। क्यों? वो भी तो नॉमिनेशन हो रहा है। कैसे? कि अगर एक ही डेथ होगी तो पैसा कहां जाएगा? बैंक को जाएगा। तो बैंक नॉमिनी हो गया। अब तो असाइनमेंट क्या करता है? नॉमिनेशन को कैंसिल कर देता है। क्या करता है? असाइनमेंट क्या करता है? नॉमिनेशन को कैंसिल कर देता है। नॉमिनी अंडर द पॉलिसी नीड नॉट ज्वाइन इन असाइनिंग, यानी असाइन होते ही नॉमिनी बाहर हो गया।
एज नॉमिनेशन अंडर पॉलिसीज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। सर अब यहां पर एक बात और है, जब वो लोन जमा कर देगा, जब क्या कर देगा, लोन डिपॉजिट कर देगा, तो क्या सीन बनेगा बताओ तो जरा। रीअसाइन हो जाएगी नॉमिनी को। नहीं नॉमिनी को होती है, ऑटोमेटिक नहीं होती होगा। है, बिल्कुल नहीं होती है। आपको क्या कराना पड़ेगा, फ्रेश नॉमिनेशन। फ्रेश नॉमिनेशन। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन भी आता है, अगर कभी भी कोई पॉलिसी का लोन बंद हो जाए तो आप बोरोवर को क्या एडवाइस करेंगे। फ्रेश बोलो क्या एडवाइस नॉमिनेशन के करोगे। लिए। फ्रेश नॉमिनेशन करवाने के लिए। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार प्रमोशन एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, क्या बोलता है, द कई लोग तो असाइनमेंट करवाते ही नहीं है सर। है, कई कस्टमर नहीं करवाते हैं। नहीं करवाते हैं, उसकी मर्जी है, लेकिन आप उसे प्रॉपर जहां रिसीव कराते हैं ना वहां पे लिखवा लें कि मुझे मालूम है कि अब मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है, मुझे फ्रेश कराना होगा। ठीक है, सर मत सर एक कराएं। क्वेश्चन। ठीक है, सर वन क्वेश्चन। हाँ, सर एफडी में अगर अलग नॉमिनी और एसबी में अलग नॉमिनी है तो एफडी वाला पैसा एफडी के नॉमिनी को मिलेगा। एफडी में अलग नॉमिनी और एसबी अकाउंट में अलग है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अलग मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। क्योंकि आप मैं बताऊं, नॉमिनेशन फॉर्म में एक चीज लिखी रहती है, नेम ऑफ द डिपॉजिटर और टाइप ऑफ द डिपॉजिट लिखा होता है, मतलब कौन से डिपॉजिट का नॉमिनेशन है ये लिखा रहता है उसमें। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं बिल्कुल। चलो आगे देखो, द असाइनमेंट शैल नॉट बी ऑपरेटिव एज अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी until the notice in writing of assignment is given to the insurance company। तो यह बोल रहा है कि असाइनमेंट तब एक्टिव होता है जब तक राइटिंग में नोटिस नहीं होता है। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एश्योर्ड असाइनी बिकम टाइटल, जो हम अभी केस बताए थे, जैसी डेथ होगी तो वहां हो जाएगा। और दूसरा, व्हेन एडवांस इज रिपेड द पॉलिसी हैज टू रीअसाइंड इन द फेवर ऑफ द पॉलिसी होल्डर को वापस मिल जाती है। ठीक है, पॉइंट ये, इस पॉइंट में डाउट है किसी को क्या। नहीं सर। चलो आगे देखो, एडवांस अगेंस्ट शेयर, तो आपको पता है कि एडवांसेस के अगेंस्ट भी आप शेयर कर सकते हैं, और शेयर के अगेंस्ट भी एडवांसेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या चीज है, क्या करेंगे जब भी आप किसी का शेयर लेंगे तो क्या कर रहा है शेयर को, बोलो क्या कर रहा है। प्लीज प्लेज कर रहा है, तो शेयर जब भी आएगा तो आप क्या करोगे, प्लेज करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक्स इंसिस्ट द शेयर टू बी इन डीमेट फॉर्म, एडवांस आर जनरली अगेंस्ट फुल्ली पेड शेयर के अगेंस्ट किया था। परसों क्लास में आपने पढ़ा था कि पार्टली पेड शेयर की जो कॉल्स आती हैं सब पढ़ा था ना, तो फुल्ली पेड का मतलब जिसका सारा पैसा मिल चुका है। द शेयर शुड बी कोटेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, उसका जो शेयर है वो कहीं बीएसई एनएसई में रिकॉग्नाइज होती है। नो लोन कैन बी अगेंस्ट द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर के अगेंस्ट में कभी भी एडवांस नहीं किया जाता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 19(2) बीआर एक्ट, नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी वेदर एज प्लेज, मॉर्गेजी और एब्सोल्यूट ओनर ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 30% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब देखो सुनो, सपोज कीजिए किसी बैंक का शेयर कैपिटल जो है 50,000 करोड़ है, तो वो किसी भी कंपनी के 30%, कितना हुआ 30%, 15,000। 15,000 करोड़ के शेयर उस कंपनी के नहीं ले पाएगी। दूसरी बात एक और है, पता लगा कंपनी की खुद नेटवर्थ जो है 2,000 करोड़ है, कितनी है, 2,000 करोड़।
इसका भी 30%, कितना हुआ 600 करोड़। तो कंपनी की खुद की नेटवर्थ कितनी है 50,000 करोड़। वो अपने नेटवर्थ का कितने % ले सकती है शेयर 30%। कितना बनाए 15,000। 15,000। जिस कंपनी के शेयर ले रही है उसकी नेटवर्थ कितनी है 2,000 करोड़। उसका 30% कितना बना 600 करोड़। तो इसका मतलब विच एवर इज लेस, तो इस वाली कंपनी के कितने शेयर ले सकती है 600 करोड़। ठीक है, अब देखो इस लाइन को देखो, 30% ऑफ इट्स ओन पेड अप शेयर कैपिटल, और दूसरा बोला हुआ पेड अप, वो सॉरी 30% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द दैट कंपनी। खुद का 30% या उस कंपनी का 30% से ज्यादा के शेयर नहीं ले सकती। विच एवर इज लेस, शेयर held in the demat form should also be included in the purpose of determining the exposure limit। यानी अगर उसने पहले से कोई शेयर वगैरह ले रखे हैं तो वो भी इसमें जोड़ के चेक करा जाएगा। ठीक है। रेगुलेटरी लिमिट ऑफ द बैंक्स एक्सपोजर ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब कानूनी तौर पर वो लिमिटें क्या हैं कि कैपिटल मार्केट में कितनी हिस्सेदारी ले सकता है। ठीक है, कितना ले सकता है, तो उसने बोला हुआ है वुड इंक्लूड बोथ देयर डायरेक्ट एक्सपोजर एंड इनडायरेक्ट एक्सपोजर। अब डायरेक्ट एक्सपोजर और इनडायरेक्ट समझिए। डायरेक्ट एक्सपोजर का मतलब बैंक ने उसके 5,000 करोड़ में पार्टनरशिप है उसकी, और इनडायरेक्ट एक्सपोजर क्या है, बैंक ने उसके क्या खरीद लिए शेयर खरीद लिया अलग से। ठीक है, या बैंक ने उसको लोन दे दिया, शेयर नहीं खरीदे, क्या दे दिया लोन। तो लोन देना भी एक एक्सपोजर की तरह है, लोन देना भी क्या है एक एक्सपोजर है। ठीक है, बैंक कैपिटल मार्केट एक्सपोजर वुड इंक्लूड बोथ देयर डायरेक्ट एक्सपोजर एंड इनडायरेक्ट एक्सपोजर। द एग्रीगेट बोथ फंड एंड नॉन फंड बेस्ड ऑफ बैंक टू कैपिटल मार्केट इन ऑल फॉर्म्स। क्या क्या चीजें देखो, अगर ये जो एक्सपोजर की बात आ रही है ना, अभी हम जो बात कर रहे थे कि वो एक्सपोजर क्या होता है, तो या तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके शेयर पे, या बॉन्ड में, या डिवेंचर में। कन्वर्टिबल बॉन्ड और कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब है फ्यूचर में ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है तो वो भी ये माना जाएगा उसने उतना पैसा लगा रखा है। उस कंपनी के शेयर के अगेंस्ट में लोन दे रखा है तो वो भी ये माना जाएगा उसमें लगा रखा है। रिकॉर्डिंग सर। किसी तरह का लोन दिया है, किसी तरह का लोन दे दे उस कंपनी को, वो भी। जरा मेरे को जितने लोग भी नीड के झोंके में आ गए हैं ये बताइए पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं हम, किस बारे में पॉइंट पढ़ रहे हैं। रेगुलेटरी लिमिट्स ऑफ द बैंक्स एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, लेकिन समझ नहीं आया मुझे। शेयर के बारे में, शेयर और बॉन्ड। जैसे शुद्ध हिंदी देसी भाषा में मैं समझा रहा हूं ऐसे समझाओ मुझे। ऐसा है, कोई भी बैंक शेयर के नाम पर जो पैसा लगाता है कहीं पर भी उसको एक्सपोजर बोलते हैं। लेकिन वो जो पैसा लगा रहा है किसी कंपनी में वो कई तरीके से लगा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है सीधे शेयर खरीद ले उसके, दूसरा पॉइंट है उनके शेयर के अगेंस्ट क्या कर दे लोन कर दे, तीसरा पॉइंट है उसको कोई और लोन दे दे, ये लिखा हुआ एडवांसेस फॉर एनी अदर पर्पज वेयर शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आर टेकन एज प्राइमरी सिक्योरिटी, जहां पर उसने सिक्योरिटी ली हुई हो। पर उसको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट दे दे तो है, उसको कोई प्रोडक्ट दे दे कंपनी को कि ये प्रोडक्ट हमारे साथ शेयर करो, मतलब समझ नहीं आया, बैंक फिर को से ये बोलो। पॉलिसी दे दे उसको कि भाई हमारी ये पॉलिसी आप ले लीजिए कोई भी। नहीं वो चीज नहीं है ना, वो चीज ये नहीं है, वो चीज ये नहीं है। अभी चलो एक और पॉइंट और पढ़ते फिर बताऊंगा, मैं थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में बताऊंगा। एडवांस फॉर एनी अदर पर्पज टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योर्ड
बाय कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स। जैसे मैं इसमें एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा सही कर, यहाँ नीचे एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, एक बैंक है SBI, ठीक है। SBI ने एक HP कंपनी है, ठीक है, उसको लोन दिया और 50,000 का लोन दिया और उसने सिक्योरिटी ले ली, क्या, उस कंपनी के क्या, शेयर। फिर उसने HP का एक IPO आया, क्या आया, IPO आया, उसके लिए 10,000 करोड़ का लोन दे दिया। फिर थर्ड में उसने HP कंपनी में 20,000 इन्वेस्ट कर दिया। तो ये तीनों को मिलाएंगे तो एक्सपोजर बनेगा, क्या बनेगा, वो एक्सपोजर। तो बैंक का HP कंपनी में एक्सपोजर कितना हुआ, 80,000। ये एक्सपोजर कंपनी की नेटवर्थ का कितने % से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30%, ठीक है। और ये 30% HP की भी पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा? चलो फिर देखते हैं, उसने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, उसने लोन शेयर्स के अगेंस्ट में कितना लोन किया हुआ है, उसने लोन तो कोई और किया है लेकिन गिरवी क्या रखा हुआ है, शेयर रखे हुए उसी कंपनी के। फोर्थ है एडवांस फॉर एनी अदर पर्पज, कोई और पर्पज के लिए किया हुआ है जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी एज ए क्या ले रखी है, सिक्योरिटी के रूप में। फिफ्थ, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड एडवांसेस टू द स्टॉक ब्रोकर एंड गारंटी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द। तो अगर उसने कोई ऐसा लोन उसके स्टॉक ब्रोकर को दे दिया, ठीक है, जिसने उसी शेयर के लिए सिक्योरिटी वो गारंटी दे रखी है, लोन सैंक्शन टू कॉर्पोरेट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ, किसी और कॉर्पोरेट को लोन दिया, उसने भी वही सिक्योरिटी ले रखी है। ब्रिज लोन टू कंपनीज अगेंस्ट एक्सपेक्टेड इक्विटी फ्लो, यानी जितना पैसा आने वाला है। अब ब्रिज लोन के बारे में सुनिए, जब कभी भी किसी कंपनी को और पैसा चाहिए होता है शेयर मार्केट से, तो वो उसे लेने में उसे 2-3 महीने लग सकते हैं। तो इन बिटवीन क्या करती है, वो बैंकों से ब्रिज लोन ले लेती है कि भैया हमारा पैसा कहां से आने वाला है। इस लाइन को पढ़िए, अगेंस्ट एक्सपेक्टेड इक्विटी फ्लो ऑफ इशू। उसका मतलब हुआ कि वो कहीं से उसके पास पैसा आने वाला है। अंडरराइटिंग कमिटमेंट, कोई नया IPO आ रहा है उसी कंपनी का और उसने अंडरराइटिंग कर ली कितने हजार की, मान लिया 5,000 की, 5,000 करोड़ की, ये भी उसमें शामिल हो जाएगा। फाइनेंसिंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर फॉर मार्जिनल ट्रेडिंग, उसी कंपनी के स्टॉक ब्रोकर को मार्जिन ट्रेडिंग, यानी मार्जिन ट्रेडिंग से मतलब है कि अगर वो 50,000 करोड़ के खरीद रहा है तो उसको 10,000 करोड़ चाहिए मान लिया, तो वो भी बैंक ने दिया, ठीक है। ऑल एक्सपोजर टू वेंचर कैपिटल फंड बोथ रजिस्टर्ड विद। ये 10 पॉइंट हैं, इसका क्रक्स समझ में आया कुछ? ये क्रक्स इसका ये है कि किसी भी कंपनी का एक्सपोजर कैसे निकालते हैं। किसी भी तरह की एक्टिविटी जिसमें वो कंपनी इन्वॉल्व हो जा रही है, तो उसके सारी एक्टिविटी को ऐड करके आप एक्सपोजर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगला है एडवांसेस अगेंस्ट शेयर ऑफ इंडिविजुअल, शेयर टू इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत आदमी को कितना लोन। तो यहां पर उसने बोला हुआ है 2 फॉर्म है, एक तो है फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में है कितने लाख, 10 लाख, और डीमेट फॉर्म के शेयर पे कितना लोन होगा, 20 लाख, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑफ IPO, ये जो ऊपर वाला था ये तो एग्जिस्टिंग शेयर के लिए था, ये IPO, अगर नया IPO आया है तो कितने तक का फाइनेंस कर सकते हैं, तो उसने बोला हुआ है लिमिट इज 10 लाख फॉर सब्सक्राइबिंग द IPO, ठीक है। द कॉर्पोरेट शुड नॉट
एक्सटेंडेड क्रेडिट बाय बैंक्स फॉर इन्वेस्टमेंट अदर कंपनी। तो वो जो कॉर्पोरेट है जिसका आईपीओ है उसमें उसने पहले से लोन नहीं दे रखा हो, और अगर उसने पहले से लोन दे रखा होगा तो वो 10 लाख से माइनस हो जाएगा। बैंक शुड नॉट प्रोवाइड फाइनेंस टू द एनबीएफसी फॉर फर्दर लैंडिंग टू द आईपीओ। मतलब आपने एनबीएफसी को लोन दिया और वो लोन किसको दे रही है, बोलिए जरा। आईपीओ के लिए कंपनी को, उसी कंपनी के आईपीओ के लिए लोन दे रही है, ठीक है। बैंक फाइनेंस टू असिस्ट एम्प्लॉय टू बाय शेयर ऑफ देयर ओन कंपनी। आपने देखा होगा कि जैसे एसबीआई है, एसबीआई का शेयर जब आता है तो अपने ही स्टाफ को लोन देती है, होता है नहीं होता ऐसा। बैंक में एक्सटेंड फाइनेंस टू द एम्प्लॉय फॉर परचेजिंग शेयर ऑफ देयर ओन कंपनी अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी एम्प्लॉय को मालिकाना हक दे रही है। रिजर्व्ड बाय वे ऑफ एम्प्लॉय कोटा, तो एम्प्लॉय कोटा में दे सकती है, और वो क्या है 90% ऑफ द परचेज प्राइस और 20 लाख। तो ऊपर भी हमने 20 लाख पढ़ा था, वही सेम है। फाइनेंस एक्सटेंडेड बाय बैंक फॉर ईसॉप, या ये जो अपना एम्प्लॉय कोटा है वुड बी ट्रीटेड एज एक्सपोजर। तो ये सिंपल सी बात है भैया, किसी भी कंपनी में शेयर के अगेंस्ट, शेयर के लिए, शेयर एज ए सिक्योरिटी ले, उन सबको ऐड करके एक्सपोजर बनता है। क्या बनता है उन सबको ऐड करके? एक्सपोजर। तो वहां पर बोला ओवरऑल सीलिंग क्या बोली, 40% ऑफ देयर नेटवर्थ। कितना कर सकती है? 40%। और नॉर्मल कंडीशन में कितने परसेंट था जरा बोलिए तो? 30%। 30। लेकिन अपने एम्प्लॉय को देने के नाम पे, अपने ही कंपनी के शेयर देने के नाम पे कितना कर सकती है? 40। These instruction will not be applicable for extending financial assistance by bank to their own employee for acquisition of the share, as the bank are not allowed to extend advance including advances to their employee। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट सुनिए जरा। These instruction will not be applicable for extending financial assistance by bank to their own employee for acquisition of share under ESOP, as banks are not allowed to extend advances including advances to their employee। यहां पर तो यहां बोला किस कंडीशन में वो अपने एम्प्लॉय को इसके लिए असिस्टेंस नहीं देगी, क्योंकि उसको मना किया गया है। वो है क्या? नहीं सर, जग रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, जगह है सर। कोई सर आवाज वो आप नहीं आई, सवाल मेरे को पूछ लगा। रहे हैं ना, तो इसलिए हाँ। समझ में थोड़ा सा सोच के जवाब देना। चलो इसमें देखो, इस लाइन में देखो कुछ कंट्राडिक्टरी लग रहा है मेरे को। बैंक में एक्सटेंड फाइनेंस टू एम्प्लॉय फॉर परचेजिंग शेयर्स ऑफ देयर ओन कंपनीज अंडर एम्प्लॉय एक्सेस रिजर्व्ड बाय वे ऑफ एम्प्लॉय कोटा। ठीक है, एम्प्लॉय कोटा में फाइनेंस एक्सटेंडेड बाय बैंक्स टू ESOP एम्प्लॉय कोटा अंडर IPO वुड बी ट्रीटेड एज एक्सपोजर ऑफ द कैपिटल मार्केट। ठीक है, these instructions will not be applicable for extending financial assistance by bank to their own employee for acquisition shares under ESOPs oblique IPO, as banks are not। देखो भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है एक पॉइंट पर। ये दोनों चीज सेम कंट्राडिक्टरी लग रही हैं। यूट्यूब वाले भी आंखें मटका रहे हैं, कह रहे हैं साहब हमें भी समझ में नहीं आया। इस पैराग्राफ को फिर से ले लेते ना, यहीं से देख दोबारा से। Banks may extend finance to employee for purchasing shares of their own companies under ESOP by way of employee quota, 90% purchase 20 lakh रुपये जो भी होगा, whichever ever lower। Finance extended by bank for ESOP
एम्प्लॉय कोटा अंडर आईपीओ वुड बी ट्रीटेड एज ओवरऑल एक्सपोजर और सीलिंग है 40%। यहाँ तक तो सर ये बिल्कुल ठीक है। 90% का भी समझ में नहीं आया। 90% तो प्राइस है। जैसे मान लिया वो 50 लाख के शेयर खरीदना चाह रहा है तो उसका 90% होगा, 5 लाख के खरीदना चाह रहा है तो 90% होगा 4,50,000 तो वो ले सकता है। लेकिन अगर ये 20 लाख से ऊपर हो जाएगा तो मैक्सिमम 20 मिलेगा उसे। वो वाला तो ठीक है, एक्सपोजर भी ठीक है 40%। एक चीज समझ में आ गई मेरे को, ऊपर और नीचे में केवल एक फर्क है, एम्प्लॉय कोटा वाला। देखो जरा, यहां लिखा हुआ एम्प्लॉय कोटा, दिख रहा है? रेड कर दिया मैंने। ये चीज नीचे नहीं लिखी हुई है। बोलो। यहाँ लिखा है सर, एक्सटेंडेड बाय बैंक्स फॉर ESOPs implies कोटा अंडर implies कोटा, यहाँ भी तो लिखा हुआ है। कहाँ नीचे भी लिखा हुआ? नीचे है तो, एक्सटेंडेड बाय बैंक्स फॉर ESOPs implies कोटा अंडर IPO would be treated as an exposure to capital market। कोटा नीचे कहाँ लिखा हुआ है? नीचे वाले पैराग्राफ में कह रहा हूँ, फर्स्ट लाइन में सर। एक्सटेंडेड बाय बैंक्स फॉर ना ये ESOPs। हाँ, सुनो, वो जो कोटा लिखा हुआ वो बात तो भी उसकी चल ही रही है यहाँ तक ना, ये यहाँ तक, ये पहला पैराग्राफ चल रहा है इसका, नीचे से नया चला है। मींस ये जो 40% वाली सीलिंग की बात कर रहा है ना, वो इसी के लिए बात कर रहा है। अब मेरे को तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि अगर कोई शेयर आया और उस शेयर के आईपीओ में ये बोला गया है, इस किसके लिए आया हुआ है कि इसमें से इतने % एम्प्लॉय को मिलेगा, मान लिया, उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 90% वैल्यू मैक्सिमम 20 लाख तक मिल सकता है। लेकिन जो बैंक की नेटवर्थ है उसका 40% से ज्यादा नहीं बटना चाहिए वहां पे। ये तो बात हुई एम्प्लॉय कोटा की। अब बात आती है नॉर्मल बात। नॉर्मल बात में बोलता है कि कोई भी बैंक अपने ही शेयर के अगेंस्ट फाइनेंस नहीं कर सकता। कब कर सकता है? जब वो कौन सी स्कीम में आए? बोलो। एम्प्लॉय कोटा। एम्प्लॉय कोटा स्कीम में आएगा तो कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। These instructions will not be applicable for extending financial assistance by bank to their own employee for acquisition of shares under ESOP IPO as banks are not allowed to extend। तो इस कंडीशन में वो नहीं करेगा, लेकिन एम्प्लॉय कोटा में आएगा तो करेगा। Trust set up by them for prohibition will apply irrespective of the whether the advance are secured or not। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो जब भी ऐसा कोई वो करेगा तो ना, ट्रस्ट सेटअप बाय देम फॉर प्रोहिबिशन विल अप्लाई irrespective of whether the advances are secured or unsecured। तो ये वाली जो बात कह रहा है कि किसी भी कंडीशन में अपनी ही कंपनी के शेयर के अगेंस्ट में फाइनेंस नहीं करेगा, ये रोका गया है उसको, चाहे वो उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी भी दे या ना दे। बैंक शुड obtain a declaration from the borrower including the details of the loans avail against share under securities special for any other bank in order to ensure compliance with the ceiling prescribed for the purpose follow on public or appeal। कभी भी वो लेगा तो उससे पूरा डिक्लेरेशन लेगा और डिक्लेरेशन के बाद वो अपनी सीलिंग को चेक करेगा कि इस सीलिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगला है देखो,
एडवांसेस अगेंस्ट शेयर टू स्टॉक ब्रोकर एंड मार्केट मेकर्स, तो जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं उनको भी लोन जो देगा उसमें भी विद इन ओवरऑल सीलिंग ऑफ कितने % है, और ये भी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, लास्ट जो 30% जाता है। ऑल द स्टॉक ब्रोकर एंड मार्केट मेकर बोथ फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड to any single stock broking entity including its associate interconnected company, तो कुल मिला के कितने % से ज्यादा नहीं देगा, 40% ऑफ देयर नेटवर्थ ऑन लास्ट। ठीक है, अगला है बैंक्स फाइनेंसिंग इंडिविजुअल अगेंस्ट शेयर ऑफ जॉइंट होल्डर और थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी। बैंक फाइनेंसिंग टू इंडिविजुअल अगेंस्ट शेयर टू जॉइंट होल्डर्स और थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी। तो जॉइंट होल्डर अगर होंगे तो उसके अगेंस्ट फाइनेंस करने के लिए क्या बोलता है, बैंक शुड बी सर्कमस्पेक्ट एंड इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेशन इज नॉट डिफीटेड बाय ग्रांटिंग एडवांस। तो वो क्या करेगा, सर्कमस्पेक्ट होना, वो परिस्थितियों को चेक कर लेगा, इंश्योर करेगा कि ये जो शेयर हो रहा दिया जा रहा है वो ऊपर वाली लिमिट से ऊपर ना जाए। ठीक है, वाइल ग्रांटिंग एडवांस अगेंस्ट द यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड के लिए क्या बोलता है, यूनिट शुड बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे म्यूचुअल फंड के लिए करना जिनकी वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई गई है। द यूनिट शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम लॉक इन पीरियड, अगर वो जैसे म्यूचुअल फंड है 3 साल का लॉक इन है तो वो पूरा करे, उसी के बाद देगा। अमाउंट ऑफ एडवांस शुड बी लिंक्ड विद द एनएवी, एनएवी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एडवांस अगेंस्ट यूनिट म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट यूनिट ऑफ एक्सक्लूसिवली डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वुड अफेक्ट द क्वांटम एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट एज आर एप्लीकेबल टू एडवांस अगेंस्ट। तो इसमें जब भी वो लोन देगा म्यूचुअल फंड तो जो भी लोन्स की स्कीम है उन चीजों को देखते हुए ही देगा, मार्जिन वगैरह के बारे में। द एडवांस शुड बी पर्पज ओरिएंटेड टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर, जो उसकी जरूरत है पैसों की उसके हिसाब से करेगा। ठीक है, चलो इसको जो है हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में इस यूनिट के साथ साथ अगली यूनिट भी शुरू कर देंगे। जो ये यूनिट है इसके साथ साथ हम अगली यूनिट भी शुरू कर देंगे। ठीक है।